तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे लुसेंट के इकोनॉमी पार्ट को और पीछे का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है तीसरा चैप्टर यानी कि राष्ट्रीय आय, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट देखते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखिए, वस्तु भी अंतिम वस्तु होता है और मध्यवर्ती वस्तु होता है। ठीक है, तो अंतिम वस्तु का गणना किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु का नहीं, ताकि मतलब कि राष्ट्रीय आय में दोहरा मतलब होता है ना कि गणना दोहरा ना हो जाए। आगे वैसे पढ़ेंगे। देखिए, अंतिम वस्तु में भी ना 2 टाइप का वस्तु होता है, एक उपभोग वस्तु और एक पूंजीगत वस्तु। लेकिन हम जो गणना किया जाता है राष्ट्रीय आय में ना, वो किया जाता है उपभोग वस्तु का। ठीक है, उपभोग वस्तु का। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे तो आगे समझेंगे इसको पूरा। अब देखिए, अगर ये पॉइंट देखें तो भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1867-68 में। और 1868 में जो प्रति व्यक्ति आय था ना, वो 20 रुपया था। ठीक है, मतलब पर कैपिटा अगर इनकम आपको निकालना हो, जिसको पीसीआई भी बोलते हैं या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आपको अगर निकालना हो तो उसका होता है कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय इसका फॉर्मूला होता है और बटा में टोटल जनसंख्या। किसी देश का निकालना हो अगर पर कैपिटा इनकम तो ऐसे ही निकाला जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यही कि 1868 में 20 रुपया था। ठीक है, फिर 1911 में बढ़ के 49 रुपया हो गया। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में ना प्रयास किया गया, प्रथम आधिकारिक प्रयास किया गया वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और 1949 में भारत सरकार द्वारा एक आप समझिए कि भारत सरकार द्वारा 1949 में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति। देखिए लिखा गया राष्ट्रीय आय समिति, और उनमें 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, और सदस्य थे आर गडगिल और वीके वी राव। ठीक है, अब देखिए इस समिति की जो पहली रिपोर्ट आई, पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1951 में, और जिसके अनुसार 1948-49 में भारत का राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कितना था? 8710 करोड़। ठीक है, यानी 8710 करोड़। और देखिए पर कैपिटा इनकम था 225 रुपया। पर कैपिटा इनकम आपको निकालने बता ही दिए कैसे निकलता है। और देख लीजिए यहाँ नोट में, वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं ये पॉइंट। अब भारत में देखिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि सीएसओ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में। अब राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदेश सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में बोलिए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। यानी कि देखिए सीएसओ था, 1951 में इसका गठन हुआ था, और इसका मदद कौन करता था? एनएसएसओ। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया? ये दोनों का विलय करके लाया गया एनएसओ, और एनएसओ होता है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि सीएसओ। देखिए यहाँ लिखा गया, लेकिन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर दिया गया, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की स्थापना की गई। आपको सीधा याद रखना है ना कि 2019 के पहले जो था वो ये दोनों मिलके वित्तीय वर्ष मतलब भारत का बोल लीजिए तो राष्ट्रीय आय तैयार करता था, नेशनल इनकम। पर अब कौन करता है? अब आपसे अगर पूछे 2019 के बाद तो एनएसओ करता है। ठीक है, जो कि दिखाया जा रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में देख लीजिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। ये तो फैक्ट है, आपको खुद देख लेना होगा, और जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला पेज पे हम लोग आते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। 1 मिनट आप रुक जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो आइए देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की लागत। अब राष्ट्रीय आय की लागत जो होती है
वो क्या है। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना, जैसे किसी देश के अंदर कितना उत्पादन, मतलब वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन हो रहा है, उसके मूल्य की गणना जो होती है, उसका रेट जो कैलकुलेट किया जाता है वो दो तरीका पे किया जाता है, ठीक है। या तो साधन लागत, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट यानी कि एफसी बोलते हैं, या तो मार्केट प्राइस यानी कि बाजार लागत। मतलब दो आधार पे किया जा सकता है, या तो साधन लागत या तो बाजार लागत पे, ठीक है। अब साधन लागत क्या होता है, बाजार लागत, ये हम लोग समझेंगे। आप साधन लागत बाजार लागत ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, वैसे यहाँ पे पढ़ भी देंगे, पर आपको यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे देखिए आप, अगर बात करेंगे हम लोग साधन लागत का, तो इसमें होगा कि उत्पादित जो वस्तु है, ठीक है, जो उत्पादित वस्तु का जो लागत लगा है वो, और इसमें कोई टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर सरकार द्वारा दिया गया सब्सिडी है तो इसको घटाया जाएगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत। और अगर मार्केट प्राइस आपको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट और इसमें टैक्स जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें सॉरी सब्सिडी ऐड होगा, इसमें टैक्स जोड़िएगा और सब्सिडी को घटा दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा मार्केट प्राइस। वैसे अभी हम इसका और जिक्र नहीं किए क्योंकि बुक में दिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं बुक पे क्या। देखिए, साधन लागत अगर पढ़ें तो क्या है, यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। मतलब कि समझिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको जो जो खर्चा लगा है, मान के चलिए आप कोई कंपनी खोलें तो आप जमीन किराया पे लिए तो उसका खर्चा, लेबर रखें उसका खर्चा, कच्चा माल खरीदे हो क्योंकि कोई सामान तैयार कर रहे हैं तो कच्चा माल कहीं से खरीदे होंगे किसान से, तो उसका खर्चा। तो वो सबका जो आपका बजट आया है ना, जो मतलब पूंजी लग रहा है, तो वो आपका लागत है, ठीक है। तो साधन लागत वही है कि उसमें भी आपका टैक्स जो जुड़ा है, जो सरकार का टैक्स वैक्स ऐड होता है वो नहीं होगा, पर सरकार द्वारा जो दी गई सब्सिडी है उसको जोड़ा जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए, जिसे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। जाहिर सी बात है ये सब लगता है कुछ किसी चीज का उत्पादन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। अब देखिए, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्यों को साधन लागत कहा जाता है, जैसा कि बताएं, आपको समझा ही दिए। अब देखिए, इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं, इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अभी देखिए, इसको और बढ़िया से समझाया गया होगा, देखिए इसको नोट देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। साधन लागत में देखिए, सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता। आपको बताए हैं कि साधन लागत जो होता है वो आपका लागत जो आ रहा है वही है, उसमें भी टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए कहा गया कि ये प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, जाहिर सी बात है, उत्पादन करे तो उसमें सरकार का टैक्स तो कहीं पे उत्पादन प्रक्रिया में नहीं आ रहा है, वो तो बाद में मारा जाता है ना, तो उसको नहीं गिना जाएगा। लेकिन सब्सिडी देख रहे हैं, परंतु कोई सब्सिडी है प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जा सकता है या जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा चर्चा किया गया है एनएसओ के बारे में, क्योंकि 2019 से अब एनएसओ ही आकलन करता है। जैसा कि देखिए लिखा गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके बनाया गया। पीछे बता ही चुके हैं, आपको ये पढ़ लेना है। रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा निर्धारित सांख्यिकी मानदंडों का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एनएसओ की परिकल्पना की थी। आपको इतना नहीं, आपको सीधा इतना याद रखना है कि एनएसओ का परिकल्पना किसने किया था या एनएसओ किस आयोग के द्वारा लाया गया, तो आपको ये याद रखना है, रंगराजन आयोग, बस इतना ही याद रखना है। रंगराजन आयोग एनएसओ से संबंधित है, बस इतना याद रख लीजिए। इसमें 3 महानिदेशक थे, ठीक है, या 3 महानिदेशक इसमें है। कौन सा है, देखिए, एक महानिदेशक जो है सांख्यिकी का, दूसरा महानिदेशक समन्वय प्रशासन और नीति का, और तीसरा अगर बात करिए महानिदेशक कौन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है, जो सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।
समझ गए? इसमें 3 महानिदेशक होते हैं। कौन कौन होता है? सांख्यिकी होता है, समन्वय प्रशासन और नीति का महानिदेशक होता है, और तीसरा होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए फैक्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ समझने वाला बात था नहीं। अब देखिए यहाँ देखना, यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 2005 में गठित निकाय है। ये जो रंगराजन का जो आयोग था कब 2005 में गठित किया गया था। भारत के मुख्य सांख्यिकी विद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। ठीक है, अब इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना। समझ गए? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 1 मिनट थोड़ा सा इसको आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया बाजार लागत, साधन लागत तो अब समझ लिए। अब देखिए बाजार लागत में आपको यहाँ पे सीधा बता देना है, एमपी है, एमपी को ही बाजार लागत बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि मार्केट प्राइस। इसमें जो एफटी था, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत, इसमें जोड़ दीजिएगा टैक्स। ठीक है, और घटा दीजिएगा सब्सिडी, तो आपका निकल जाएगा मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। जाहिर सी बात है, टैक्स वैक्स लग के तो कोई मार्केट में सामान खरीद और बिक रहा है, तो यही मेन रूप से यही कहना चाह रहा है। आगे देख लेते हैं। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि सेनवेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीएसटी, जीएसटी जो बोल लीजिए, वो सब जो लगता है वो टैक्स ही है एक तरह से, जोड़ने के बाद निकाली जाती है। आपको बता ही चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़िएगा तब। अब देखिए, यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। समझ गए ना? यही कहना चाह रहा है। मार्केट प्राइस निकालना है आपको, तो आप सीधा याद रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट है उसमें टैक्स जोड़ दीजिएगा और सब्सिडी को घटा दीजिएगा, आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और अब देखिए आपको ये भी बात बता ही देते हैं यहाँ पे, उसे आगे जिक्र होगा कि अब जो जीडीपी का गणना है ना, जो जीडीपी की आकलन, जीडीपी का आकलन किया जाता है, वो पहले फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता था। ठीक है, साधन लागत पर, लेकिन अब मार्केट प्राइस पे किया जाता है। ठीक है, ऐसे आगे इसका चर्चा होगा। आइए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल्यवर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। आपको इसका जो मेन चीज याद रखना है ना कि वैल्यू एडिशन का ये जो धारणा, ये क्यों लाया गया है, तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका है कि राष्ट्रीय आय में जो आकलन होता है उसमें दोहरीकरण ना हो, मतलब बार बार रेट ना जोड़ दिया जाए। जैसे कि कोई आप सामान खरीदें, फिर उसको कोई, आप जैसे कि कंपनी के ओनर हैं, आपने सामान का प्रोडक्शन किया, फिर हम उसको बेचे, तो मेरा वाला सिर्फ गणना होगा। समझ रहे? मेरे कीमत का, मेरा भी कीमत को जोड़ दिया जाएगा और आपका भी कीमत को जोड़ दिया जाएगा, तो नहीं आएगा दोहरा। नहीं लग रहा आपको कि दोहरा एक ही सामान को 2-3 बार जोड़ दिया गया नेशनल इनकम में? तो ही इसमें है। देख लीजिए, राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में ना आए। समझ रहे हैं? जो भी आपको बताएं, यानी माध्यमिक वस्तुएं या प्रयुक्त आगत की आकलन में आने से रोकने के लिए हमें जिस विधि का प्रयोग करते हैं वही मूल्यवर्धन विधि है, जैसा कि आपको एग्जांपल देके भी हम समझा दिए। अब देखिए, मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी, अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जब हम इससे उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धन का योग ही जीडीपी होता है। अब देखिए आगे क्या है। अतः किसी भी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अतः किसी भी राष्ट्र की जीडीपी सकल मूल्यवर्धन, जीबीए, जीबीए मतलब होता है देखिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसी को कहा जाता है जीबीए का योग होता है। इसमें कहना चाह रहा है ना कि राष्ट्र की जीडीपी जो है ना, वो जीबीए का ही योग होता है। मतलब जीडीपी कुछ अलग नहीं है, जीबीए का ही पूरा जोड़ उड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए, वही होता है। जिसमें हास नहीं निकाला जाता, हास या हरास बोल सकते हैं, नहीं निकाला गया है, पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। आगे देखिए टर्म आएगा, इसमें बताया गया है कि नहीं हमें पता नहीं। एक आता है हरास और अथी का निकालने का, मतलब हरास जुटा है किसमें और किसमें नहीं जुटा है। तो एक आप सुने होंगे कि मतलब सकल, और एक होता है निबल, हर बार ये टर्म आएगा। ठीक है, जैसे एक मान के चलिए एग्जांपल आपको देते हैं कि एक रहेगा जीएनपी,
ठीक है, और एक रहेगा एनएनपी। तो इंग्लिश में जीएनपी क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और हिंदी में क्या हो गया, सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और यही एनएनपी बात करिएगा तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ रहे, सकल और निबल जो टर्म है ना, तो सकल निबल में आपको याद रखना है कि एक ही चीज का अंतर होता है। कि मान के चलिए कि अगर आप मूल्य ह्रास जो होता है उत्पादन के वक्त के उत्पादन के बाद जो मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है, उसको अगर आप निकाल देते हैं तो आपका निबल निकल जाएगा, मतलब कि नेट निकल जाएगा। और ग्रॉस अगर है, किसी के आगे ग्रॉस लगा हुआ है, तो यानी कि उसमें अभी ह्रास को नहीं निकाला गया है। यही बस, यही दोनों में अंतर होता है। वैसे इसमें पूरा बताया गया होगा आगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये नोट में, भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर किया करता था। देखिए जैसा कि आपको बता चुके हैं, आप सीधा समझिए, जो नोट दिया गया ना, आपको बता देते हैं कि 2015 के पहले जो है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना, जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता था वो साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता था। और अब जो किया जाता है वो फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता था। इसको रुकिए मिटा लेते हैं हम यहाँ पे, तब आपको लिख के भी बता देंगे। अब देखिए, अगर बात करें कि पहले जो आकलन है वो किया जाता था फैक्टर कॉस्ट पे, कब, 2015 के पहले, ठीक है। और 2015 के बाद पता है क्या किया जाने लगा, मार्केट प्राइस पे। इसी के वजह से ना आप देखिएगा कि जीडीपी अचानक से बढ़ गया है इंडिया का। जैसे आदमी बोलता है कि जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, तो उत्पादन तो बढ़ा है, नो डाउट, पर एक कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये भी है कि अब फैक्टर कॉस्ट पे नहीं, मार्केट प्राइस पे जोड़ा जाता है। और मार्केट प्राइस पे क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार का टैक्स वैक्स भी ऐड होता है। ये तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं। तो वही ये कहना चाह रहा था, यही यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय, देखिए 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार मूल्य क्या है, मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्य वर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। जाहिर सी बात है, इसमें कह रहा है कि जीबीए में जो उत्पादक कर होता है, यानी जीबीए में जो टैक्स जोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपका मार्केट प्राइस निकलेगा, और उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है। जाहिर सी बात है, कर तो सेंट्रल और स्टेट का होता ही है। तो आपको याद बस रखना है कि अब जो होता है, अगर आपसे पूछे अब किस चीज पे गणना होता है राष्ट्रीय आय का, तो मार्केट प्राइस पे। आप देखिएगा एग्जाम में पता आपका क्या कर देगा, एग्जाम में ऐसे लिखता है, ठीक है, एक मिनट इसको हटा लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के दे देगा, मान के चलिए जीडीपी लिख देगा, सब जगह जीडीपी, जीएनपी ऐसे लिख देगा, या रखिए जीएनपी ही लिख दे रहा है, तो नीचे में लिखेगा यहाँ पे छोटा सा में फैक्टर कॉस्ट, कहीं पे लिख देगा मार्केट प्राइस। तो आपको ये अंतर पकड़ना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। समझ गए, समझ चुके होंगे पूरा। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर से समझाने के लिए, एक मिनट। आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं चालू एवं एक मिनट सॉरी, अब हम लोग बात कर लेते हैं चालू एवं अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अब देखिए राष्ट्रीय आय है ना, उसको दो आधार पर मतलब आकलन या गिनती, गणना बोल लीजिए, किया जाता है। अब वो क्या होता है, एक होता है देखिए चालू कीमत, और एक होता है अस्थिर कीमत। अब क्या होता है देखिए, आपको हम पहले बता देते हैं, इसमें थोड़ा बुक में पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो चालू कीमत होता है ना, कि मतलब जो चालू वित्तीय वर्ष में, जैसे मान के चलिए, और अस्थिर कीमत, चालू कीमत का अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय, जो मतलब कि, अच्छा पहले आप ये समझिए कि चालू कीमत को मौद्रिक आय भी कहते हैं, ठीक है। अब चालू कीमत पर अगर बात करें तो जो प्रचलित बाजार मूल्य है ना, जैसे कि मान के चलिए कि हम गए थे जनवरी में, हम गए थे आटा खरीदने, तो वो 10 रुपया किलो था। और फिर आप वही आटा गए हैं मार्च अप्रैल मई में खरीदने, तो थोड़ा सा महंगाई बढ़ गया है, या साल के अंतिम में गए हैं, तो मतलब एक साल के बाद गए हैं, तो आटा का दाम हो गया 15 रुपया। तो अब 15 रुपया नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। कब, अगर चालू कीमत पर नेशनल इनकम हम जोड़ रहे हैं, तो मान के चलिए क्या ये दिखा रहा है कि जो चालू कीमत है उसके आधार पे जोड़ा जा रहा है, तो वो हुआ चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। अब होगा स्थिर कीमत पर, तो अस्थिर कीमत क्या होता है ना, कि किसी वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है, एकदम फिक्स कर लिया जाता है कि यही आधार वर्ष पर गणना करना है। जैसे कि अभी का आधार वर्ष 2011-12 है, शायद 2011-12 ही है, ठीक है, आधार वर्ष है जो 2011-12 या 2012-13 यही कुछ है। तो अस्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय यही होता है कि मतलब जो 2012 में रेट था ना, इसको आधार वर्ष मान लिया गया है, और इसी पे राष्ट्रीय आय का आकलन या गिनती किया जा रहा है। आप समझ गए। अब देखिए लिखा हो गया, पढ़ लेते हैं हम।
चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या? जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है, ठीक है। और चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहते हैं। स्थिर कीमत का बात करें तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय अभिप्राय क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिक द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उसे मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक कीमत सही सूचक अस्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। मतलब आप क्या समझे कि किसी देश का आपको आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि पहले बात कर चुके हैं, अब आगे नहीं करेंगे, अभी पिछले के क्लास में कर चुके हैं। अब यहां पे कहना चाह रहा है ना कि अगर किसी देश का वास्तविक आर्थिक विकास को अगर आपको नापना है तो आपको चालू कीमत पर नहीं, अस्थिर कीमत पर नापना चाहिए। क्यों? क्योंकि चालू कीमत होता है क्या है कि ये साल कुछ रेट है, अगला साल बढ़ गया तो नहीं आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है ना। और स्थिर कीमत को बेस ईयर को, जैसे इंडिया का बेस ईयर 2012-13 है, ठीक है, तो उसी आधार पे किया जा रहा है। इसीलिए आपको किसी देश का अगर आर्थिक विकास का सही क्रम जानना है तो ना कि आप चालू कीमत पर नापिएगा नेशनल इनकम को, बल्कि अस्थिर कीमत पर नापिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं बहुत इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर, देखिए प्रचलित बाजार मूल्य जो है उस पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की दर घटा दें तो अस्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। समझ ही गए क्योंकि सारा बात हम लोग कर चुके हैं। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को मूल्य अस्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगी। जाहिर सी बात है कि यहां पे कहना चाह रहा है ना कि प्रति व्यक्ति आय जो है चालू मूल्य का जो है, ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य अस्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगी। जाहिर सी बात है अधिक होगा। क्यों बता दिए? क्योंकि जो अस्थिर वाला होता है वो तो बहुत साल पहले का है ना, बेस ईयर किसी को मान लिया गया। जैसे इंडिया का अस्थिर का बात करिएगा तो 2012-13 का ये बेस ईयर है, और एक चालू कीमत पे रहा तो उसका ज्यादा ही होगा क्योंकि चालू कीमत का महंगाई बढ़ रहा है, रेट हर चीज का ज्यादा है, तो नेशनल इनकम भी ज्यादा होगा। यही कहना चाह रहा है इस पे। आप इसका लैंग्वेज समझिएगा नहीं, ये थोड़ा घुमा के लिखता है। आइए ये बात करते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य, पुराने वस्तुओं, देखिए आपको, आप यहां समझ लीजिए, इसको और थोड़ा डिटेल में आपको हम बताते हैं। एक होता है देखिए कारक आय, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है आप ये समझ लीजिए कि एक होता है कारक आय और एक होता है हस्तांतरण आय। आपको यहीं पे बता देते हैं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कारक आय देखिए पता है क्या होता है? कारक आय होता है कि जो आप मान के चलिए किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भूमि से किसी को आय मिल रहा है, जाहिर सी बात है किसी का भूमि है तो उसको किराया मिल रहा होगा, श्रम से, पूंजी से, ठीक है, ये सबसे जो आय का योग होता है उसको राष्ट्रीय आय में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे कारक आय कहते हैं, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि आय भी दो टाइप का होता है, एक कारक आय, एक हस्तांतरण आय। तो ये हो गया जो आप उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान जो आय कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कारक आय। अब हस्तांतरण आय क्या होता है? तो हस्तांतरण आय को आप एग्जाम्पल से बिल्कुल सटीक समझिएगा। जैसे कि देखिए ये एक क्या होता है ना कि एक पक्षीय भुगतान होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल देते समझिए, जैसे कि छात्रवृत्ति, ठीक है, विधवा पेंशन किसी को मिल रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सॉरी एक मिनट, सरकार के द्वारा कोई भत्ता मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता, तो और भी छात्रवृत्ति भत्ता जो बोल लीजिए, तो ये सबको ना राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। गिना जाता है जो बताएं कारक आय को। अब कारक आय क्या होता है, हस्तांतरण आपको पता चल चुका हो, इसमें कहीं पे नहीं जिक्र था इसलिए हम कर दिए एक्स्ट्रा में। अब देखिए राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो क्या लिखा गया, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को। अब मध्यवर्ती क्या है पहले ही बता चुके हैं कि जो बीच वाला जो प्रोसेस होगा ना, रेट जो बीच बीच में जोड़ रहा है उसको नहीं गिना जाएगा। जो लास्ट अंतिम क्या एकदम रेट है उस सामान का उसको गिना जाएगा। अब देखिए लिखा गया पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, जाहिर सी बात है नहीं गिना जाएगा क्योंकि पुराना, मान के चलिए हम मोबाइल खरीदें तो उसका अब नेशनल इनकम में तो गिना जा चुका है। अब हमसे मान के चलिए आप खरीद लेते हैं, अब फिर वापस जोड़ा जाएगा तो नहीं, दोहरीकरण नहीं आ जाएगा, तो इसलिए नहीं गिना जाता है। अब घरेलू सेवा अथवा कार्य को, घरेलू सेवा अथवा कार्य का मतलब आप समझिए कि आप खुद के लिए जो, मतलब कि खुद के उपभोक्ता के लिए जो कर रहे हैं ना उत्पादन, उसको नहीं गिना जाएगा। मान के चलिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, घर का ही काम कर रहे हैं, और क्योंकि आपको खुद के उपभोक्ता के लिए, तो उसको नहीं गिना जाएगा।
ठीक है। वित्तीय परिसंपत्ति, अब वित्तीय परिसंपत्ति क्या होता है? अच्छा देखिए, वित्तीय एक फाइनेंशियल चैप्टर है, इसमें इसमें पीछे दिया गया है, हालांकि पहला देना चाहिए था। उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें आप जानिएगा ऋण पत्र क्या होता है, अंश पत्र क्या होता है, तो हम उसमें बात करेंगे। हालांकि इसमें लिखा गया है वित्तीय परिसंपत्ति से अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को भी नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है। हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय आपको बता ही दिए, पेंशन, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, लॉटरी, और भी आप बोल सकते हैं बेरोजगारी भत्ता, ये सब आता है हस्तांतरण आय में। ठीक है। कभी एग्जाम्पल में दे दे कि हस्तांतरण आय का पहचान करिए, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। और विदेशों से प्राप्त उपहार भी, इसको भी नहीं शामिल किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। ठीक है। अब यहां पे लिखा गया है राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं, एक तो है घरेलू उत्पाद, एक है राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश में बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट। अब घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है देख लीजिए। घरेलू उत्पाद किसी सेवा की, देखिए एक एक वर्ड आपको समझा रहे हैं। ठीक है। आप यहां से वेस्ट बेस्ट कहीं नहीं समझ पाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, पर हाँ एक बार में एकदम पूरा खत्म हो जाएगा आपका। देखिए राष्ट्रीय आय बात करें, राष्ट्रीय उत्पाद, तो घरेलू उत्पाद पहले दिया गया है, यहां देख लेते हैं। घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहां देखिए दो टर्म आ रहा है, आर्थिक सीमा आ रहा है, निवासी आ रहा है, गैर निवासी आ रहा है। क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए आर्थिक सीमा की बात करें तो आर्थिक सीमा जो होता है ना, कि मान के चलिए देश का अंदर का जो सीमा है वही आर्थिक सीमा होता है। ठीक है। वो आर्थिक रूप से कहना चाह रहा है कि सीमा जो है आर्थिक सीमा है। और निवासी, आपको निवासी और देखिए गैर निवासी में अगर आपको जानना है अंतर, तो देखिए निवासी और गैर निवासी में एक ही अंतर होता है ना, कुछ अंतर होता है जो कि आपको बता देते हैं। आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होइएगा तो जीडीपी में कंफ्यूज हो जाइएगा पक्का एकदम। देखिए सामान्य निवासी होता है ना, कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इंडिया में मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो वही देश में रह भी रहा है और वही देश में कमा भी रहा है। मतलब क्या है, समझ रहे ना, कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और हम लोग इनकम भी जनरेट कर रहे हैं इंडिया में ही, तो वो सामान्य निवासी है। ठीक है। इसका मतलब देखिए, एक तो ये हो गया सामान्य निवासी। सामान्य निवासी और भी होता है, मान के चलिए कोई विदेशी आदमी है, वो भी इंडिया में रह रहा है और 1 साल तक रह चुका है, और वो भी कमा रहा है। ठीक है। यहां रह भी रहा है और वो व्यक्ति कमा भी रहा है, तो वो भी सामान्य निवासी ही माना जाएगा। ये नहीं कि कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि सामान्य निवासी नागरिक ही हो। नागरिक तो आप समझ रहे हैं पॉलिटी में नागरिक किसको कहते हैं और कौन नागरिक नहीं होता है, जाहिर सी बात है देश का व्यक्ति नागरिक होगा। तो ये समझ चुके होंगे कि बाहर का गैर नागरिक भी जो है ना, वो भी सामान्य निवासी हो सकता है। हाँ, कौन कौन नहीं हो सकता है सामान्य निवासी? सामान्य निवासी तो अब समझ गए, अब समझिए गैर निवासी। गैर निवासी कौन होता है? तो देखिए गैर निवासी वो होता है ना जो सामान्य निवासी में नहीं आता। और कौन नहीं आता है, जैसे कि आपको बता देते हैं। मान के चलिए कोई विदेशी पदाधिकारी है, कूटनीतिज्ञ है, ठीक है, या विदेशी सशस्त्र सेना का कोई सदस्य है, जो हमारे देश में रह के ना नौकरी कर रहा है, इस सब क्षेत्र के अंतर्गत नौकरी कर रहा है। या कि चलिए कोई सुपर स्टार यहाँ आया है, कोई चिकित्सा के लिए आया है, खेल कूद के लिए आया है विदेश से, तो ये सब गैर निवासी है। और भी कोई विदेशी संगठन है, समझ रहे हैं, कोई विदेशी अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे मतलब कुछ के मान के चलिए कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यहाँ पे रह रहा है, उसके अंदर जो विदेशी व्यक्ति है वो भी है, तो ये सब गैर नागरिक हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि सॉरी गैर निवासी। अब निवासी गैर निवासी समझा दिए, आगे हम लोग बस फार्मूला देखें, क्योंकि यही मेन था बेसिक, जो कि नहीं आदमी समझाता है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं घरेलू उत्पाद में किसको जोड़ रहा है। घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा, निवासी समझ रहे हैं ना कौन, और कौन है गैर निवासियों का हिस्सा। घरेलू उत्पाद समझ गए, घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा, और जोड़ दीजिए उसमें घरेलू आय में गैर निवासियों, मतलब निवासियों का हिस्सा और गैर निवासियों का हिस्सा जोड़ दीजिएगा, तो घरेलू उत्पाद हो गया। राष्ट्रीय उत्पाद का बात करें तो किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर, आर्थिक सीमा के भीतर समझ ही रहे होंगे आर्थिक सीमा क्या होगा। घरेलू आर्थिक सीमा को देखिए आप एक चीज से, ये भी आप ये वर्ड रखिए याद, ठीक है। आर्थिक सीमा को आप आर्थिक सीमा भी बोल सकते हैं, घरेलू सीमा भी बोल सकते हैं। घरेलू सीमा आपके लिए समझ में आने के लिए सही है, घरेलू सीमा भी होता है। देखिए लिखा गया है किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर
निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय उत्पाद में क्या इसका फार्मूला देखिए तब आपको समझ में आएगा। घरेलू आय, घरेलू आय समझ ही गए, घरेलू आय देखिए यहाँ घरेलू आय यहाँ था। देखिए कुछ चीज आपको और समझना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए एक होता है घरेलू आय, एक होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। शब्द सुनिएगा ध्यान से, लिख नहीं रहे क्योंकि टाइम आपका ज्यादा चला जाएगा। आप एक दो बार अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार वीडियो आगे पीछे करके सुन लीजिएगा। घरेलू आय होता है कि जिसमें गैर निवासियों द्वारा, निवासी गैर निवासी समझ रहे ना, गैर निवासियों द्वारा भी जो घरेलू सीमा में मतलब आय का सृजन किया जा रहा है। गैर निवासी के द्वारा भी कौन, घरेलू सीमा में। मान के चलिए कोई विदेशी रह रहा था, पहला नंबर तो गैर निवासी कौन था, मान के चलिए कोई विदेशी का पदाधिकारी, ठीक है, उसको क्योंकि गैर निवासी हम लोग बोल रहे थे। अब उसके द्वारा जो घरेलू सीमा मतलब हम लोग के देश के अंदर उसके द्वारा जो इनकम जनरेट किया जा रहा है वो भी घरेलू आय में शामिल होगा, ठीक है। क्या नहीं शामिल होगा घरेलू आय में, तो निवासी जो है उसके द्वारा शेष विश्व से जो सृजन कर रहा है, आय सृजन कर रहा है। यानी कि एग्जाम्पल देके समझाएंगे, आप सही समझिएगा। अब देखिए कोई निवासी है यहाँ का, इंडिया का, ठीक, इंडिया में कोई व्यक्ति है, इंडिया का कोई नागरिक है, वो कहीं बाहर रह के कमा रहा है और वहीं पे आय का सृजन कर रहा है, तो वो घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। वो पता है क्या, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आय में देखिए क्या क्या शामिल होता है। राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि निवासियों द्वारा जो है कहीं भी दुनिया में कोई कोना में भी रह के वो कमा रहा है ना, आय कर रहा है, इनकम कर रहा है, तो उसको राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा, क्योंकि वो भेज भी तो रहा है इंडिया। और उसमें क्या नहीं गिना जाएगा, तो गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में जो आय शामिल नहीं होता है। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं, गैर निवासी है, गैर निवासी निवासी आप समझ रहे हैं, गैर निवासी है, उसके द्वारा जो घरेलू सीमा मतलब इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट किया जा रहा है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद क्या लिखा गया, घरेलू आय है। घरेलू आय राष्ट्रीय आय आपको बता दिए, पढ़ते हैं बस। शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय को घटा दीजिए, जोड़ दीजिए क्या है, शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय। बता दिए कि शेष वर्ल्ड से जो प्राप्त आय है उसको जोड़ दीजिए, और शेष विश्व को जो भुगतान किया गया मतलब जो इंडिया भुगतान कर रहा है उसको घटा देना है, और जो शेष विश्व से वहां का नागरिक या किसी के थ्रू इनकम जो जनरेट कर रहा है उसको जोड़ दीजिए, और माइनस करिए शेष विश्व से निवल प्राप्ति। अब निवल और सकल क्या होता है आपको बता चुके हैं। निवल और सकल में एक ही चीज का अंतर होता है, ह्रास का। अगर ह्रास आप घटा दीजिएगा कहीं से, मान के चलिए लिखा गया है, इसको मिटाने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा। देखिए थोड़ा और इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अगर देखिए मान के चलिए यहाँ जीडीपी है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इससे अगर जीडीपी है और इससे घटा दीजिएगा ह्रास को, या हास या ह्रास जो बोलिए, इसका अगर घटा दीजिएगा तो पता क्या निकल जाएगा, एनडीपी। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, इससे ह्रास घटा दीजिएगा तो एनडीपी। ग्रॉस क्या होता है, सकल, हिंदी में बोल लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उससे ह्रास घटा दिए तो क्या निकल गया, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यही कहना चाह रहा है, बता दिए सकल निवल में क्या अंतर होता है। सब चीज एक एक शब्द आपको समझाते चलेंगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। बात करें तो राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं होती है, क्या है, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। अतिरिक्त से सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है। मतलब और भी जितना आगे आएगा ना वो इसी का प्रतिरूप होगा। आगे क्या क्या आएगा वो देखेंगे ही, या इन्हीं पे आधारित है, वही कहना चाह रहा है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाएं निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसका। सकल घरेलू उत्पाद, अब आ गया जीडीपी के बारे में, ठीक है। अब जीडीपी क्या कहना चाह रहा है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, एकदम देखिए आसान से समझ गए, मान के चलिए देश है तो इसके भीतर घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक वर्ग और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में, समझ रहे हैं, घरेलू सीमा के भीतर जो है निवासी और गैर निवासी, निवासी मान के चलिए ये कोई देश है, यहाँ पे कोई जो इस देश का इंडिया का नागरिक है उसका भी, और जो नागरिक नहीं है, ठीक है, उसका भी, दोनों के द्वारा जो यहाँ सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर जो इनकम किया जाएगा उसको राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय क्या, उसको जीडीपी में ऐड किया जाएगा। वही कहना चाह रहा है घरेलू सीमा के भीतर। देखिए हम समय लेके आपको समझाएं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है,
चाहे तो पढ़ते चल जाए, बाकी हम जितना यूट्यूब पे देखे सब बस पढ़ते गया है, तो हम सोचे थोड़ा डिटेल में बताया जाए, तो वही पढ़ते हैं, देखते हैं। घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक के वर्ग और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य को घरेलू उत्पाद कहलाता है, या घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ गए जीडीपी में? सीधा समझिए, जीडीपी है ना, इसमें निवासी और गैर निवासी को दोनों का इंक्लूड होता है, पर कब? जब वो घरेलू सीमा के अंदर कमा रहा है, मतलब देश के भीतर है। कहीं और अगर चला गया, मान के चलिए कोई निवासी है, मान के चलिए आप निवासी, आप चल गए इंग्लैंड कमाने, तो अब वो ऐड नहीं होगा आपका जीडीपी में। समझ गए? अब बात करते हैं, देखिए यहां लिखा गया है, एक मिनट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, या वह निवासी हो या अनिवासी, द्वारा की गई सकल मूल्य, वही जीडीपी कहलाएगा। वही कहना चाह रहा है, देखिए, को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, मतलब घरेलू सीमा में जितना भी इनकम कर रहा है, चाहे निवासी या गैर निवासी हो, सीधा याद रखिएगा सिंपल भाषा में। अब देखिए, इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। मतलब सबको जोड़ दीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय हो, निजी हो, ठीक है, निवेशक कोई हो, सरकारी हो, सबको जोड़ दीजिएगा घरेलू सीमा के अंदर, तो निकल जाएगा आपको जीडीपी। एक मिनट, अब देख लेते हैं यहाँ पे जीडीपी। अब देखिए लिख रहा है, जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं के सकल मूल्यवर्धन, पीछे पढ़ चुके हैं, हर बार नहीं बताएंगे, जीवीए का कुल योग। जीडीपी क्या है? तो अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं के जीवीए का योग ही जीडीपी है। ठीक है, जीवीए क्या है, जीडीपी सब समझ रहे हैं, समझ के चलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब जीडीपी वृद्धि दर क्या होता है? तो ये देश का प्रदर्शन इंगित करता है, मतलब कौन देश कितना तेजी से विकास कर रहा है, ठीक है, उसको इंगित करता है। और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि पढ़ ही चुके हैं, पीछे देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो क्या होता है, पीछे के क्लास में दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे लिखा गया प्रति व्यक्ति जीडीपी, तो यह अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास को का स्तर इंगित करता है। ठीक है, समझिए, जो प्रति व्यक्ति जीडीपी होता है, यानी पर कैपिटा इनकम क्या है, पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो यह अन्य देश की तुलना करता है कि भाई किसका, कौन देश का कितना आर्थिक विकास है। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। मतलब किसी देश का अगर आपको जानना है कि आर्थिक समृद्धि कितना दर अधिक है, या आर्थिक समृद्धि किस देश की कितनी सर्वाधिक है, तो उसका आपको एक सबसे बढ़िया मापन क्या है? जीडीपी, वही कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बात करें सकल घरेलू, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर दोस्त आपको ऐसा कोई टर्म नहीं होगा जो हम नहीं समझा के जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का उपयोग लिखा गया, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं, मेन वही था जीडीपी क्या होता है। अब देखिए, जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। जाहिर सी बात है, जीडीपी किसी का, मान के चलिए इसका एग्जांपल ये है कि अभी जीडीपी इंडिया का, बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा है नहीं, हम बता रहे हैं, इंडिया का अभी जीडीपी 2 था, अगला साल 3 हो गया, तो क्या है, ये दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था कितना परिवर्तन आ रहा है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, वही कहना चाह रहा था। दूसरा देखें, यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। सही बात है, बिल्कुल, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दूसरा चैप्टर में कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक बोल लीजिए, इसको मात्रात्मक बोल सकते हैं, और गुणात्मक क्या होता है। सिर्फ देखिए, मात्रात्मक अगर बात करिएगा तो वो आर्थिक समृद्धि को दिखाता है। ठीक है, पीछे क्लास में बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं। और आप मात्रात्मक के साथ अगर गुणात्मक भी देख रहे हैं, गुणात्मक मीन्स कि आप उस देश का बेरोजगारी देख रहे हैं, ठीक है, कितना बेरोजगारी कितना है, गरीबी कितना है, पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं अगर मिला के, तो वो हो गया गुणात्मक और परिणात्मक दोनों। और अगर सिर्फ आप वृद्धि दर देख रहे हैं तो ये हो गया परिणात्मक। समझ गए, शॉर्ट में बता दिए। अब इसके आकार से देश के आंतरिक शक्ति का पता चलता है, ठीक है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? जीडीपी से कहना चाह रहा है ना कि एक ये तो दिखा देता है कि भाई देश का आंतरिक शक्ति कितना है, मतलब क्योंकि उसका ज्यादा पैसा, इतना किसी का 25 ट्रिलियन है तो दिखा रहा है कि भाई ये तो दिखा दिया कि इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है। पर जो देश का अंदर का गुणवत्ता है, गुणवत्ता मतलब वही कहना चाह रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि कोई देश का आर्थिक वृद्धि तो बहुत है, जीडीपी बहुत है,
पर देश के अंदर जाके देखिएगा तो भाई बेरोजगारी है, कोई कोई पब्लिक बिल्कुल भूख से मरे जा रहा है। तो वही कहना चाह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल इतना समझिए कि देखिए आर्थिक आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दो टर्म होता है। तो आर्थिक समृद्धि किसी देश का ज्यादा है तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उस देश का आर्थिक विकास भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे जितना कोशिश हो रहा है हम आपको उतना समझा रहे हैं, बाकी आप दोबारा अगर नहीं कोई समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, और कोई क्वेरी अगर आपका हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। ये बता रहा है कि जो IMF है, IMF इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैसे विश्व बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख दिया है विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण, सभी देश का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और इसी के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? जो ऊपर बात की हम लोग। अब देखिए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। आपको देखिए एक चीज इसमें याद रखना, बार बार इसमें लूसेंट में दोहराया गया है। हर चीज पे साधन लागत आएगा, बाजार लागत आएगा। तो साधन लागत बाजार लागत हम लोग पहले ही समझ गए। साधन लागत मतलब जिसमें टैक्स नहीं जुटा है पर सब्सिडी जुटा है, और बाजार लागत जिसमें टैक्स जुटा है लेकिन सब्सिडी नहीं जुटा। आप इसको ध्यान में रखिएगा ना, बिल्कुल स्मूथ समझिएगा, इसको बस भूलना नहीं है। अब देखिए क्या लिखा गया है। अगर साधन फैक्टर कॉस्ट पे बात करें जीडीपी का, देख रहे हैं जीडीपी एफसी एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जीडीपी और नीचे में एफसी लिख देगा, ऐसे ही रहेगा, इतना लंबा नहीं रहेगा कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। आगे पढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। ठीक है, समझ ही गए साधन लागत। साधन लागत यही वो कहना चाह रहा है, फिर यहाँ घुमा के बोला, पर साधन लागत क्या है ये शॉर्ट में बताया, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। फिर बोल रहा है साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर जो टैक्स है, जाहिर सी बात है नहीं शामिल होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सारा वही चीज दिखाया गया है, परंतु कोई अनुदान है जो सब्सिडी है उसको जोड़ लिया जाता है और इसे ही साधन लागत में शामिल किया जाता है। समझिए कि जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाएगा तो टैक्स नहीं जुटेगा लेकिन सब्सिडी जुटेगा, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस घुमा के बोल रहा है। यहाँ नोट पे देख लेते हैं। CSO द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करता है। ये पहले आपको बता चुके हैं कि 2015 के बाद या 2015 से अब क्या हो रहा है, साधन लागत पे नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, मार्केट प्राइस पे हो रहा है, यानी कि बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय का गिनती किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां फिर लिखा गया है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी किस पे, जीडीपी किस पे, फैक्टर मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जीडीपी मार्केट प्राइस पे आप ही बता दीजिएगा क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा, टैक्स होगा और सब्सिडी घटा दिया जाएगा, यही तो होगा, यही लिखा गया होगा। देखिए बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है, मैंने टैक्स इंक्लूड है, ठीक है। अब बाजार मूल्य, क्योंकि आप कोई भी सामान बाजार में खरीद में तो उसमें टैक्स जुटा हुआ है, वही कहना चाह रहा है कि विक्रेता को सौंपा जाता है या विक्रेता द्वारा खरीदा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार का भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, टैक्स यहाँ लिख दिए, शामिल किया जाता है, लेकिन अनुदान को नहीं शामिल किया जाता है, घटा दिया था। देखिए घटा दिए, एकदम बेसिक है। आप बोलिएगा तो आप कमेंट करके, अगर आप इसका आपको मेरा पर्सनल पीडीएफ चाहिए एकदम फार्मूला वाइज शॉर्ट टर्म में, तो वो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हम आपको भेज देंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ शॉर्ट में बताया गया है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, जीडीपी एमपी और इससे उत्पादन कर घटा दीजिए और अनुदान जोड़ दीजिए। ये क्या लिखा गया है, देखिए घुमा के फिर बताया, लूसेंट का यही बस खराब चीज है। देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने बता रहा है तो कैसे बता रहा है, मार्केट प्राइस तो लिखा है, फिर घटाना है उत्पादन कर को, जाहिर सी बात है उत्पादन कर आप सीधा याद रखिए ना, टैक्स को घटाना है, फिर घटाओ लिखा अनुदान नहीं, आप सीधा याद रखिए ऐसे जोड़ घटाओ कर दिया, जैसे यहाँ भी माइनस लिख दिया, यहाँ भी माइनस लिख दिया, तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो इतना क्यों घुमाना भाई, सीधा याद रखो ना कि मार्केट प्राइस से टैक्स घटा देना है और अनुदान को जोड़ देना है, तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे मैथ थोड़ी पढ़ना है। चलिए आते हैं। अब देखिए यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे आप इसको मिटाने दीजिए थोड़ा सा,
ये समझाने के लिए अब देखिए, यहां आ रहा है नाम मात्र बनाम वास्तविक जीडीपी। ठीक है, अब इसका क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है? एक होता है नाम मात्र जीडीपी, एक होता है वास्तविक जीडीपी। ठीक है, अब देखिए नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी वही है जो चालू कीमत और अस्थिर कीमत, याद है ना, सब चीज याद रखना है, चालू कीमत और अस्थिर कीमत। अब देखिए अगर हम बोल के बताते फिर पढ़ देंगे। बात करें वास्तविक जीडीपी, अगर बात कर रहा है मुद्रास्फीति समायोजित या वास्तविक जीडीपी अगर बात करें, तो ये क्या होता है ना, अगर ये बेस ईयर पे निकाला जाए, ठीक है, यानी कि अगर ये अस्थिर कीमत पे निकाला जाएगा जीडीपी, तो वो है वास्तविक जीडीपी। और अगर वो नाममात्र जीडीपी क्या है, अगर वो चालू बाजार कीमत है, बाजार कीमत या चालू कीमत पर निकाला जाए, तो वो क्या होगा, नाममात्र जीडीपी होगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं क्या है, हम शॉर्ट में आपको बताएं। यहां लिखा गया वास्तविक जीडीपी, तो मुद्रास्फीति समायोजित माप है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है आगे आपको पढ़ेंगे, ये अलग से चैप्टर है। इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, या महंगाई भी बोल लीजिए। अब देखिए, जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर्शाती है। दिए गए वर्ष, पता ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है आधार वर्ष। मानिए कि अगर वास्तविक जीडीपी अगर हो, तो इंडिया का भी पता है क्या, आपको बता ही चुके हैं, इंडिया का भी जो बेस ईयर है 2011-12 है, मतलब इसके आधार पे निकाला जाएगा, तो वो है वास्तविक जीडीपी। अब देखिए यहां लिखा गया है, वही लिखा गया है कि मूल्य दर्शाती है अस्थिर कीमत पर। देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है, कितना घुमा के लिख रहा है, ये अस्थिर कीमत यही हुआ बेस ईयर पे। अब उत्पादन के प्रति वे दृष्टिकोण का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। और नाममात्र जीडीपी का बात करिए, तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य पे तो जाहिर सी बात है निकाला जाएगा, लेकिन दो कारणों से प्रतिवर्ष इसे बाजार मूल्य में बदलाव होता है। पहला, वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन और कीमतों में परिवर्तन। अब देखिए बात करें, अब देखिए टोटल कहना चाह रहा था, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, दिया गया वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन और कीमतों में परिवर्तन। मतलब कि जो नाममात्र जीडीपी उसमें दो तरीका से वृद्धि हो सकता है। कैसे? वास्तविक जीडीपी में एक ही तरीका से हो सकता है, क्योंकि बेस ईयर फिक्स है। तो महंगाई मान के चलिए कि 2016 में महंगाई कुछ और था, 17 में कुछ और था, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि बेस ईयर को माना जा रहा है 2011-12 में। तो जब वास्तविक जीडीपी में अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन बढ़ रहा है देश का, लेकिन नाममात्र जीडीपी है ना, उसमें उत्पादन नहीं बढ़ेगा, फिर भी नाममात्र जीडीपी बढ़ सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए यहां लिखा गया है कि सेवाओं में वास्तविक उत्पादन, एक तो उत्पादन बढ़ा तब, और उत्पादन नहीं भी बढ़ेगा तब बढ़ जाएगा, क्योंकि कीमत में परिवर्तन, कीमत तो अगले साल कुछ और था, फिर अगले साल कुछ और था, पिछले साल कुछ और था, हर साल कीमत बढ़ रहा है ना, तो ये तो चालू कीमत पे हो रहा है ना। तो आपको याद इसमें रखने वाला बात ये है कि वास्तविक जीडीपी अगर बोलेगा तो वो स्थिर कीमत पे रहता है, शॉर्ट टर्म में याद रखना, एग्जाम में भी इतना आएगा, यहाँ डिटेल बस हम कर दिए। नाममात्र जीडीपी बोलेगा तो वो चालू कीमत पे होता है, समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ ये पॉइंट का, तो वास्तविक अर्थों में जीडीपी की गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव कम कर दिया जाता है। इस कम किए गए कारक को जीडीपी का अपस्फीति कारक कहा जाता है। अब जीडीपी का अपस्फीति कारक का क्या होता है, तो देखिए आपको अगर बताएं ना, हम जीडीपी का अपस्फीति कारक या उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये जो जीडीपी अपस्फीति कारक है ना, इसे आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट है, जीडीपी डिफ्लेटर। और इसका गणना क्या होता है ना, ये होता है कि आप ऊपर रख दीजिए नाममात्र जीडीपी, क्या रख दीजिएगा, नाममात्र जीडीपी, और नीचे रख दीजिएगा वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, अगर आपसे कभी बाय द वे जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला पूछ दे तो यही होता है, नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ये दोनों का, और गुना करके लिख दीजिएगा 100, इधर जगह नहीं है, हम यहां पे लिख देते हैं गुना 100। मतलब कि यहां देखिए लिखा भी गया नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी गुना 100, मतलब ये दोनों का ना, ये दोनों का अनुपात बताता, आप सीधा समझ लीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर देख रहे हैं यहाँ, जीडीपी का अपस्फीति कारक नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी गुना 100। तो आइए देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर अगर आप नहीं समझना चाह रहे हैं, थोड़ा आपका मजबूत है, तो आप फास्ट करके 2x पे देख सकते हैं। बाकी मेरा तो काम है कि जिसका कमजोर है उसको भी समझाना। तो देखिए, देखते हैं नोट में दिया गया, जीडीपी का अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है।
कहना चाह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर है ना, जो ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है, ये मुद्रास्फीति का सबसे बेस्ट संकेतक है। मुद्रास्फीति क्या है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई को नापने का बढ़िया जरिया है, यही कहना चाह रहा है, अपना देसी भाषा बोलिए तो। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग आगे तो नाममात्र जीडीपी देखिए क्या लिखा गया, कुछ और नहीं बल्कि चालू कीमत पर जीडीपी। देखिए यहाँ पे बता भी दिया गया, वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमत पर, जाहिर सी बात है बता ही चुके हैं आपको। अब बात करते हैं वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है, जबकि नाममात्र जीडीपी, ये देखिए ये टर्म बता चुके हैं कि वास्तविक जीडीपी क्या है, वो उत्पादन की परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन जो नाममात्र जीडीपी है वो क्या है, उसमें वृद्धि हो नहीं हो उत्पादन में, लेकिन फिर भी वो बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ सकता है, रेट तो स्थिर चालू कीमत पे रेट बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। यहाँ लिखा गया है वही कि नाममात्र जीडीपी, फिर से पढ़ देते हैं, वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है, जबकि नाममात्र जीडीपी कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। बता चुके क्यों, इसलिए नाममात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी का आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है, इसलिए वास्तविक जीडीपी का ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, अगर किसी देश का आपको आर्थिक समृद्धि नापना है तो यही कहना चाह रहा है, पूरा समझ चुके होंगे आप। अब यहाँ पे आ गया है जीएनपी। जीएनपी यानी कि यहां लिख देते हैं, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए सकल निवल आपको बता दिए, हर जगह आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जीएनपी, अगर मान के चलिए यहाँ एनएनपी हम लिख देते हैं, तो ये जीएनपी से एनएनपी कैसे बन जाएगा, अगर इससे जो है, इससे अगर आप माइनस कर दीजिएगा ह्रास को, तो क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। सकल था, सकल से ह्रास निकाल दीजिए तो निवल निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक मिनट। अब देखिए अगला देखते हैं जीएनपी के बारे में। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिक द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा क्या होता है, सामान्य निवासी क्या होता है, नागरिक, सब बता चुके हैं। अब बात करें, अब देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर जीएनपी को सामान्य भाषा में समझे तो एक वर्ष की अवधि के देश में, मतलब एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिक द्वारा, किसके द्वारा, सामान्य नागरिक द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के सकल मूल्य से है। अब देखिए जहां दिखा गया एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अब आपको जीएनपी निकालना है। देखिए जीडीपी तो हम लोग जान चुके हैं, अगर जीएनपी निकालना है ना तो क्या करिएगा, जीडीपी को, जीडीपी जो है, जीडीपी कैसे निकाल के होता है पीछे बात कर चुके हैं, उससे क्या करिएगा, एक्स जोड़ दीजिएगा और एम घटा दीजिएगा। एक्स मतलब क्या पता कहना चाह रहा है, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। अब समझ रहे, अगर आपको नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे बोल रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल लीजिए, सकल राष्ट्रीय लेवल पे, एक होता है घरेलू, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक था, यहाँ ग्रॉस नेशनल है। तो राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जीडीपी, उसमें क्या करिए कि एक्स जो है, यानी कि जो देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है, आपको बोले थे यहाँ देशवासियों क्या बोल रहा है, मतलब जो निवासी है देश के, वो बाहर में कहीं कमा रहे हैं, तो उसका यह आप बोल लीजिए, कहीं लिखा होगा कि निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय। ठीक है, ये भी दोनों एक ही बात है, आपको बता देते हैं। वही कहना चाह रहा है कि ये एक्स जो है, तो जो देशवासी और बाहर से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए गैर निवासी। गैर निवासी हम लोग किसको कहते हैं, मान के चलिए जो विदेशी है, कोई भारत में रह रहा है, ठीक है, और वो यहाँ इनकम जनरेट कर रहा है, उसको घटा दीजिए, तो आपका जीएनपी निकल जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहता है। यहाँ बोला जा रहा है बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अगर जीरो हो, मान के चलिए कि अब बंद अर्थव्यवस्था है, अब ना बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्या हो गया, ना यहाँ का आदमी बाहर जाके कहीं कमा के इनकम जनरेट कर रहा है, ना बाहर का कोई विदेशी यहाँ आके जनरेट कर रहा है, मतलब एक्स और एम क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। देखिए जीएनपी जीडीपी बराबर हो जाएगा। नोट में पढ़ते हैं, भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। यहां कहना चाह रहा है कि भारत का जो जीएनपी है ना, हमेशा जीडीपी से कम होगा। क्यों,
क्योंकि विदेशी जो है ना वो ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है कहाँ के मुकाबले, इंडियन कहीं बाहर जाके मान के चलिए कोई इंडियन है वो बाहर कमा रहा है और विदेशी है जो यहाँ कमा रहा है, तो विदेशी लोग का इनकम ज्यादा है इंडियन के मुकाबले, इसलिए जीडीपी हमेशा ज्यादा रहता है और जीएनपी कम रहता है। क्यों? क्योंकि जीएनपी में जो गैर निवासी है उसका इनकम घटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। अगला पॉइंट देखिए, अब बात कर रहा है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब साधन लागत यानी कि जीएनपी है उसको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। समझ ही रहे हैं इसमें क्या करना कह रहा होगा। ये जीएनपी आप जान चुके हैं, फैक्टर कॉस्ट अगर जानना है तो टैक्स नहीं जोड़िएगा, टैक्स को घटा दीजिएगा, यहाँ टैक्स को घटा दीजिएगा और क्या करिएगा, सब्सिडी को ऐड कर दीजिएगा, तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी निकल जाएगा। यही बोलेगा। ये देखिए, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है उस राष्ट्रीय उत्पाद जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, हास आदि को सम्मिलित करते हैं। ये सब तो करेगा। आपको बताए थे कि पूंजी, ठीक है, ब्याज, मतलब उत्पादन प्रक्रिया में जितना लागत लग रहा है वो तो मतलब वो ऐड होगा, लेकिन टैक्स नहीं ऐड होगा। यहाँ पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है। टैक्स आपको याद रखना है, जहां भी फैक्टर कॉस्ट आ जाए नीचे में, देख रहे हैं यहाँ पे आ जा रहा है, तो वहां टैक्स घटा दीजिएगा, सब्सिडी ऐड कर दीजिएगा, यही कहना चाह रहा है। बाजार मूल्य पर अगर जीएनपी निकालना है तो बात कर लें, किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर और बाहर अंतिम वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य निकल जाता है। वही बताना चाह रहा है। देखिए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है और कैसे निकाल रहा है, जीएनपी है मार्केट प्राइस, उससे क्या टैक्स को घटा दिया है और अनुदान को ऐड कर दिया गया है। आपको यही हमेशा याद रखना है कि जहां फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड नहीं होगा लेकिन सब्सिडी ऐड होगा, और मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होगा लेकिन सब्सिडी ऐड नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको क्लियर कर लेने दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट, नोट में क्या लिखा गया है। जब किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि अस्थिर पूंजी उपभोग या हास को घटाया नहीं गया है। ये आपको बता चुके हैं कि सकल और निवल में क्या अंतर है। अगर सकल है या ग्रॉस बोल लीजिए इंग्लिश में, और इससे अगर आप घटा दीजिएगा हास या हरास जो भी बोल लीजिए, या इंग्लिश में डिप्रिसिएशन कहते हैं उसको घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा निवल, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है नेट। वही आपको यहाँ बताना चाह रहा था। अब जब हम सकल धारणा में अस्थिर पूंजी के उपभोग या हास के मूल्य को घटा देते हैं, देखिए बोल रहा है ना, तो निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। नेट मतलब होता है ये शुद्ध या निवल। सकल है, मान के चलिए कोई ग्रॉस है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उससे आप डिप्रिसिएशन अगर घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गए? अब बात करते हैं ये निवासी क्या होता है। निवासी, देखिए निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। ये आपको एकदम एग्जाम्पल देके शुरू में ही समझा चुके हैं, ये पूरा आपको बढ़िया से समझ चुके हैं, तो यहाँ टाइम नहीं बेकार करिए अपना। अब पढ़ते हैं जीएनपी के विभिन्न उपयोग। जीएनपी के उपयोग क्या क्या है, तो देखिए सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। अब यहां क्या कहना चाह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय मतलब जो आईएमएफ है या विश्व बैंक बोल लीजिए या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल लीजिए, ये जो दुनिया के देश है उसका रैंकिंग कैसे तय करता है कि कौन देश कौन सा रैंक पे है, तो वो जीएनपी के आधार पे ही तय करता है। यही कहना चाह रहा था। ठीक है, करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता के आधार पर रैंक तय करता है। एक तो जीएनपी पे करता है, जीएनपी में भी क्या, तो पावर पेरिटी, परचेजिंग पावर पेरिटी, पीपीपी आपको बताए थे, हिंदी में होता है क्रय शक्ति क्षमता। माने कि किस देश की कितने, जिस देश का जितना पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता ज्यादा रहेगा उसका रैंकिंग भी जाहिर सी बात है बिल्कुल टॉप रैंकिंग में होगा एकदम। तो आते हैं दूसरा पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में
विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। क्या बोल रहा है? जीएनपी है ना, वो जीडीपी की तुलना में ज्यादा व्यापक है। क्यों? क्योंकि जीएनपी में आपका, जैसे जीडीपी क्या आपको बताए थे, जीडीपी में बस मात्रात्मक होता है, ठीक है, मतलब समृद्धि दर बस देखा जाता है। लेकिन यही बात करें जीएनपी में, तो इसमें गुणात्मक भी होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रहेगा वो ज्यादा व्यापक होगा, आपको याद रखना है। और बाकी अगर आपको और समझना है समृद्धि दर कौन व्यापक है कौन नहीं, तो आप पिछला क्लास में जाके देख लीजिए दूसरा चैप्टर को। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये देखते हैं। देखिए, यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया कि दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए गए कर्ज, दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। जाहिर सी बात है, इससे पता चलेगा, इसमें कुछ समझाने वाला बात है नहीं, ये तो एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। अगला पेज पे आते हैं हम लोग। चौथा देखिए पॉइंट क्या दिया गया है कि यह बताता है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, यह बताता है कि, यहां पे देखिए, यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। जाहिर सी बताया, आप वहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बात कर रहे थे, जैसे गैर निवासी निवासी, कितना कौन इनकम बाहर जाके जनरेट कर रहा है, कितना किसका माल इंडिया में आ रहा है जनरेट, तो ये दिखा रहा है ना कि कौन सा देश कौन से उत्पाद पे ज्यादा निर्भर है, यही बताना चाह रहा था। अब राष्ट्रीय आय जो है, इसकी गणना की विधियां, मतलब राष्ट्रीय आय को जो गिनती या आकलन का जो विधि है उसको बताया गया है। ये देखिए 3 तरीका से किया जाता है, 3 विधि होता है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। आपको याद रखना है, उत्पाद विधि, राष्ट्रीय आय की अगर गणना की बात करें तो 3 विधि से होता है। अब देखिए उत्पाद विधि क्या है, तो इसे उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं, मतलब जीवीए, जीवीए, उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि क्यों कहते हैं? तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत जीवीए या जीडीपी मार्केट प्राइस की गणना की जाती है। मतलब जीवीए या जीडीपी का एमपी मार्केट कॉस्ट पर गणना किया जाता है, और कुछ नहीं बल्कि तीनों क्षेत्रों अर्थात 3 क्षेत्र कौन सा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, ये सब बता चुके हैं हम लोग, पहला क्लास में डिटेल में बता चुके हैं। अब देखिए, क्षेत्र के उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग के बीच अंतर है। फिर से इसको एक बार पढ़ दे क्या। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जीडीपी मार्केट प्राइस की गणना की जाती है उत्पादन विधि में, जो कि कुछ नहीं बल्कि तीनों क्षेत्र यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग के बीच का जो अंतर है वही है। सब बता चुके हैं मध्यवर्ती उपभोग क्या है, बार बार बताने से बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, ऐसे ही बहुत लंबा जाने वाला है। अब देखिए, जीबीए या जीडीपी जो निकाला गया यहाँ पे, यहाँ पे जो निकाला गया जीबीए जीडीपी मार्केट प्राइस पे, तो क्या है, तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन मूल्य जो है और उससे तीनों क्षेत्रकों का जो मध्यवर्ती उपभोग है, मतलब जो उत्पादन मूल्य है, ठीक है, उससे जो मध्यवर्ती क्षेत्र का उपभोग है उसको घटा दीजिए तो आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। और ये उत्पादन विधि के अंतर्गत है, ऐसा नहीं कि इसके अंतर्गत जीडीपी नापा जा रहा है। 3 विधि है, पहले आप तीनों विधि को देख लीजिए। अब देखिए, नोट दिया गया है, मध्यवर्ती उपभोग वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं कच्चे माल के रूप में को संदर्भित करता है। जीबीए की गणना करते समय दोहरा गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उपभोग को हटाया जाता है। पहले ये सब बात कर चुके हैं, क्यों घटाया जाता है मध्यवर्ती को, ताकि दोबारा दोहरा गणना ना हो जाए, इसलिए। यदि घटाया नहीं जाता है तो मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य राष्ट्रीय आय में 2 बार गिना जाएगा, एक बार मध्यवर्ती में और एक बार अंतिम वस्तु मूल्य में। जाहिर सी बात है, घटा दिया जाए। आपको बताए थे कि आप कच्चा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान के चलिए आप कोई माल तैयार कर रहे हैं, फिर हम कोई माल बना के पैक करके बेच रहे हैं। अब मेरा तो ऐड हो गया, अगर आपका भी ऐड हो जाएगा, फिर बीच में कोई और है उसका कोई और काम है वो भी ऐड कर देगा, तो समझ रहे हैं, एक ही वस्तु का 3-4 बार जुड़ जाएगा रेट। तो इसीलिए बीच का जो मध्यवर्ती है उसको हटा दिया जाता है, उसको नहीं गिना जाता, यही था। अब बात करते हैं उत्पाद विधि के अंतर्गत कौन सा वस्तु और सेवा शामिल किया जाता है इसमें, ये देख लीजिए। ये पहला दिया गया है, लाभ कमाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली, मतलब कि जो फ्री में सप्लाई किया जाए, फ्री में कौन, जैसे सरकार होता है ना कि बस कुल निःशुल्क शिक्षा देता है, निःशुल्क भोजन देता है, वही देखिए दिया जा रहा है, निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं। उदाहरण के लिए स्कूल बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन, ठीक है। स्थायी पूंजी का क्या लिखा गया, स्थायी पूंजी को अपने लिए उत्पादन,
अब कोई पूंजी है जो अपने लिए उत्पादन कर रहा है, ठीक है, वो जोड़ा जाएगा। और चौथा है आरोपित किराया या आरोपित ब्याज। अब आरोपित किराया क्या होता है यहाँ लिखा गया, इसलिए आप यहीं पढ़ लीजिए एकदम आसान भाषा में। जब कोई संपत्ति एक ही व्यक्ति के स्वामित्वधीन होती है और उसके द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, तो वास्तव में उसके द्वारा अपने आय को किराया भुगतान नहीं किया जाता है, उस काल्पनिक किराया को आरोपित किराया कहा जाता है। इसी प्रकार आरोपित ब्याज है। समझ गए एकदम, ये तो साधारण भाषा था। पढ़ते हैं आगे। अब उत्पादन विधि में क्या है जो शामिल नहीं किया जाता? ये सब था जो शामिल किया जाता था, ये है कि नहीं शामिल किया जाता है। क्या? तस्करी और जुआ जैसी अवैध गतिविधियां, गैर आर्थिक वस्तुएं जैसे जल वायु, ये सब को नहीं गिना जाएगा। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय बता ही दिए क्योंकि दोहरा फिर हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं को जाहिर सी बात है नहीं गिना जाएगा। उपहार दान आदि, उपहार दान ये सब नहीं गिना जाएगा। उपहार गिफ्ट नहीं गिना जाएगा। पता है क्यों नहीं गिना जाएगा? आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मान के चलिए हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो हम खरीदे गिफ्ट, ठीक है। अब हम गिफ्ट खरीदे तो भाई जो जो उसका प्राइस है वो तो टैक्स में जुट गया, मतलब राष्ट्रीय इनकम में जुट गया कि हाँ ये सामान इतना का बिक गया। अब अगर आपको गिफ्ट दिए, अब आपका भी गिफ्ट जोड़ दिया जाएगा तो वही सामान दो बार नहीं जुट गया। इसलिए उपहार को और दान को नहीं गिना जाता। आप समझ गए होंगे। पूंजीगत लाभ। अब देखिए पूंजीगत लाभ क्या होता है, पूंजीगत लाभ क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, आपको सब पढ़ाएंगे। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, इसलिए यहां पे करेंगे तो और लंबा खिंचा जाएगा। आप यहां बस याद रखिए पूंजीगत लाभ, ठीक है, इसको नहीं ऐड किया जाएगा। वैसे तो पूंजीगत लाभ शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो मान के चलिए आपको एक लंबा टर्म के लिए कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है, अच्छा जमीनी खरीद लेते हैं तो उससे पे जो लाभ आएगा वही पूंजीगत लाभ होता है। पर ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसीलिए इसको रहने दीजिए। पूंजीगत लाभ बस याद रखिए। अब देखिए आधारभूत कीमतों पर जीडीपी या जीबीए। अब ये क्या है? तो 2015 में सीएसओ अब एनएसओ द्वारा यह निर्णय किया गया कि सकल मूल्यवर्धन या सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के बजाय आधारभूत कीमतों पर किया जाएगा। ये क्या बताया जा रहा है? आधारभूत कीमत क्या होता है? ये होता है देखिए बेस प्राइस, ठीक है। ये आप एग्जैक्ट पता है क्या होता है? ये एमपी प्राइस आप समझ लीजिए सीधा। वही कहना चाह रहा है कि जो कारक लागत था ना उस पे नहीं जाएगा। कारक लागत क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, मतलब एफसी जो नीचे आ रहा था लिख के, उसके बजाय एमपी पे किया जाएगा, ठीक है। बेस ईयर या ये सॉरी आधारभूत कीमत जो होता है ना उसी को कहते हैं, मार्केट प्राइस के जैसा ही होता है, ठीक है। इतना ही रखिए। तो ये आपको बता ही चुके हैं 2015 के बाद। अब देखिए इसका आधारभूत कीमत उत्पादक द्वारा रखी गई मात्रा का मापन करती है, इसलिए उत्पादक के निर्णय लेने के लिए कीमत सर्वाधिक प्रासंगिक होती है। यहाँ बता रहा है कि क्यों मार्केट प्राइस पर या आधारभूत कीमत। आधारभूत कीमत क्या? आप देखिए एक मिनट, अगर आधारभूत अब बेसिक प्राइस जिसको ही बोल रहा है ना वही है आधारभूत कीमत। क्या होता है बेसिक प्राइस? ये मार्केट प्राइस की जैसा ही होता है। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ दीजिएगा, और अगर प्रोडक्शन का जो सब्सिडी है, ठीक है, टैक्स यहाँ लिख दिए, प्रोडक्शन का सब्सिडी घटा दीजिएगा ना तो वही आता है बेसिक प्राइस। बोले नहीं मार्केट प्राइस के जैसा ही है, तो ही होता है। क्यों इसको जोड़ा जाता है यही यहाँ कहना चाह रहा है। अगला देखते हैं हम लोग। आधारभूत कीमतों पर यानी कि बेस प्राइस, ये जो है इस पर जीबीए की अवधारणा कारक लागत या बाजार कीमत पर जीबीए से अलग है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि बाजार कीमत पर जीबीए से एक बार फिर पढ़ते हैं। अवधारणा कीमतों पर जीबीए की अवधारणा कारक लागत या बाजार कीमत पर जीबीए से अलग है। अच्छा आधारभूत कीमत ये कहना चाह रहा है कि बेसिक ये थोड़ा सा अलग है किससे? कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट और एमपी से। क्यों अलग है? देखिए अलग है ना, आपको सीधा बताते हैं कि एक होता है बेसिक प्राइस, एक मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। तो बेसिक प्राइस होता है कि फैक्टर कॉस्ट और उसमें प्रोडक्शन टैक्स जो है, ठीक है, उसको जोड़ दीजिएगा और प्रोडक्शन सब्सिडी घटा दीजिएगा, तो अब निकल गया आपका बेसिक प्राइस। अब अगर बेसिक प्राइस में वापस से आप प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन टैक्स माने उत्पाद कर अलग होता है, ठीक है, उत्पादन कर अलग होता है और उत्पाद कर अलग होता है। तो आपका पहले बेसिक प्राइस कैसे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट, उसमें प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी घटा दीजिए, निकल गया बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस को आप उठाइए, उसमें वापस से प्रोडक्ट
प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट टैक्स जोड़िएगा, प्रोडक्ट सब्सिडी घटाइएगा तो मार्केट प्राइस, यही दोनों में अंतर है। यही यहाँ बताना चाह रहा था कि इतना ही अंतर है, यहाँ बताया नहीं गया, हम बता दिए आपको। अब देखिए अगर आपको लगे कि हार्ड है, बहुत टेक्निकल जा रहा है, तो देखिए इतना डिटेल में यहाँ दिया नहीं गया है। आपके नॉलेज को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में बता रहे हैं, इतना तो लूसेंट में नहीं दिया गया है। अब देखिए आधारभूत कीमतों पर, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते ऐसे चल जाएं, रीडिंग देते हुए चला जाएं, तो आप कमेंट करिए, वैसा भी चला जाएगा, वैसे ही फिर पढ़ा जाएगा और क्या। अब देखिए आधारभूत कीमतों पर जीबीए या जीडीपी कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ लिख रहा है कारक लागत पर जीबीए, ठीक है, मतलब फैक्टर कॉस्ट पर, जैसे आपको बताएं। फिर शुद्ध उत्पादन कर क्या होता है, नेट, निबल, शुद्ध बोली जाए निबल, निबल उत्पादन कर को जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकल गया, उत्पादन कर निकल गया, और उसमें क्या करिए, सब्सिडी घटा दीजिए, ठीक है। यही है जो आपको बताएं, आप सुन लीजिएगा, वॉइस जो बताएं वो इंपॉर्टेंट है। आप मेरा शब्द सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा बताया गया है। अब बात अगर करते हैं आपको अगला पॉइंट का, देखिए उत्पादन कर के उदाहरणों में भू राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि शामिल है। मतलब जो उत्पादन कर के उदाहरण होते हैं ना, उसमें भू राजस्व, स्टाम्प, ठीक है, पंजीकरण शुल्क, ये सब शामिल है। और उत्पादन सब्सिडी में रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी, रेलवे को यहाँ लिखा गया थोड़ा नहीं सही आया, रेलवे को हम बताते हैं, रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी और किसानों को दी गई सब्सिडी, ठीक है, और ग्रामीण एवं लघु उद्योग को दी गई सब्सिडी, ये सब शामिल है किसमें, उत्पादन कर में। अब देखिए उत्पादन कर एक उत्पादन सब्सिडी, उत्पाद कर उत्पादन सब्सिडी से भिन्न है। क्या कहना चाह रहा है, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी जो है, उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी से भिन्न है। आपको बता चुके हैं हम कि उत्पादन कर और उत्पाद कर कैसे निकल रहा था, मार्केट प्राइस। यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं, आप इसको समझिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो आप नहीं समझना है तो भगा लीजिएगा। जैसे अगर आपको मान के चलिए, अगर आपको निकालना है बेसिक प्राइस, ठीक है, लिख देते हैं, अगर आपको निकालना है बेसिक प्राइस, जो कि पहले दिखा गया था कि बेसिक प्राइस मार्केट प्राइस से कैसे अलग है, तो इसमें क्या करिए आप, पहला नंबर तो फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स यानी कि उत्पादन कर, इस पे ध्यान दीजिएगा, उत्पादन कर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और उत्पादन सब्सिडी को घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं, उत्पादन सब्सिडी को, उत्पादन सब्सिडी को घटा देंगे। क्या लिख रहे हैं, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी आ रहा है, लेकिन अब निकल जाएगा हम लोग का बेस प्राइस, निकल गया। अब यही यहां पे इसको अब मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए ये बेस प्राइस निकल गया। अब ये बेस प्राइस में ना, बेसिक प्राइस जो निकला है, अब हमको निकालना है अगर मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में क्या करेंगे, बेसिक प्राइस बीपी लिख देते हैं, बेसिक प्राइस लेंगे और उसमें उत्पाद कर को जोड़ेंगे, उत्पादन कर को नहीं। क्या जोड़ेंगे, सॉरी यहां पे निकल गया, अरे हाँ, उत्पाद कर को जोड़ेंगे और घटाएंगे भी क्या चीज को, तो उत्पाद, यहां लिख देते हैं उत्पाद सब्सिडी को, ना कि उत्पादन सब्सिडी को। यही यहां कहना चाह रहा था, क्या अंतर है। अब आते हैं बाजार कीमतों पर जीबीए या जीडीपी। ये देखिए बाजार कीमतों पर जीबीए या जीडीपी क्या है, आधारभूत कीमतों पर जीडीपी, आधारभूत कीमत समझ रहे ना, ये बेसिक प्राइस पर जीडीपी, और उसमें टैक्स जोड़ दीजिए उत्पाद कर, जो हम लिखे हैं यहाँ पे देख रहे हैं सेम बता रहा है, अब फिर उत्पाद सब्सिडी घटा रहा है, यही है, ये जो बताए हैं यही कहना चाह रहा है। देखिए हम इकोनॉमिक्स का क्लास लूसेंट पढ़ाने के बाद एक बहुत ज्यादा डीप में लेंगे, वो रहेगा आपका, समझ लीजिए कि स्टेट पीसीएस से भी ऊपर लेवल का, ठीक है। तो आपको अगर मतलब पढ़ना हो स्पेशली इकोनॉमिक्स एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी आने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे। अब जीबीए बनाम जीडीपी, जीबीए और जीडीपी में अंतर दिखाया गया है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं क्या होता है, पर फिर भी एक बार स्पीड में पढ़ लीजिए। देखिए जीबीए मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं के मूल्य में कटौती के देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जबकि जीडीपी क्या है, किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादक अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य।
सेवाओं का, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद, ठीक है। यहाँ कहना चाह रहा है ना कि जीबीए जो होता है ना, वो मध्यवर्ती वस्तु और सेवा जो बीच में आता है उसको कटौती कर देता है देश के भीतर। उसके बाद जो वस्तु और सेवा का जो मूल्य है वही जीबीए है। और जीडीपी अगर बात करें तो सीधा देश की सीमा के भीतर उत्पादित जितना सभी अंतिम और वस्तु और सेवा है उसको ऐड कर दीजिए तो जीडीपी, यही अंतर है। अब जीबीपी, सॉरी दूसरा पॉइंट देखिए, जीबीए क्या लिखा गया है यहाँ पे, जीबीए साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था जानकारी देता है, ठीक है। जबकि जीडीपी उत्पादन या उपभोक्ता पद के माध्यम से जानकारी देता है। मतलब जीबीए जो है ना, ये सप्लाई के हिसाब के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, जबकि जीडीपी जो है वो प्रोडक्शन या कंजम्पशन मतलब उत्पादन या उपभोक्ता के माध्यम से जानकारी देता है। ये दोनों में एक अंतर है। जीबीए की गणना आमतौर पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण से की जाती है। अब देखिए, और जीडीपी क्या लिखा गया, जीबीए की जो गणना है वो क्षेत्रवार मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों का अलग अलग निकाला जाता है जीबीए, ठीक है। और उसके बाद वही जीबीए को जोड़ देते हैं तो देश की जीडीपी निकाल ली जाती है, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, देखते हैं जीबीए की गणना क्या है, सामान्यतः मूल कीमत पर की जाती है। मूल कीमत अब समझ रहे हैं, बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में अंतर है। बेसिक प्राइस में क्या जुट रहा था, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी। हम जानबूझ के बार बार बता रहे ताकि वो क्लास में याद हो जाए। उत्पादन कर और जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए उत्पादन सब्सिडी, तो आपका निकल गया, क्या निकल गया, आपका बेसिक प्राइस निकल गया। अब आपको अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो सीधा मार्केट प्राइस इक्वल टू रखिए बेसिक प्राइस और उसमें जोड़ दीजिए उत्पाद कर, ना कि उत्पादन कर। देखिए यहाँ लिखे बेसिक प्राइस, फिर उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी घटा दीजिए, हो गया। यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब आय विधि, अब आ जाता है दूसरा विधि। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्या, अभी तक पढ़ रहे थे उत्पादन विधि पे कैसे होता है गणना। अब पढ़ेंगे हम लोग आय विधि पे कैसे होता है, पढ़ते हैं। आय विधि देखिए यहाँ दिया गया है आय विधि पे, तो इसे वितरण विधि भी कहा जाता है। आय विधि को क्या बोला जाता है, वितरण विधि। अब इस विधि के अंतर्गत देखिए एनडीपी यहां लिखा गया है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी क्या है, नेट, थोड़ा सा इंग्लिश रखिए तो ज्यादा आसान होगा। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। गणना करने के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत आय को जोड़ा जाता है। तीन प्रमुख जो है उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या जोड़ा जाएगा, तो देखिए एक जोड़ा जाएगा कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति, दूसरा जोड़ा जाएगा प्रचालन अधिशेष, तीसरा जोड़ा जाएगा स्वनियोजित की मिश्रित आय। अब आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, इसे जरूरत है नहीं, पर देख लीजिए एक बारी। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति क्या है, तो इसमें मजदूरी, वेतन, समान सुरक्षा योजना में नियोक्तों का अंशदान, महंगाई भत्ते आदि होता है। अब प्रचालन अधिशेष की बात करें तो इसमें किराया, लाभ, रॉयल्टी और क्या शामिल है, एक मिनट हम देख लेते तो थोड़ा। रॉयल्टी और लाभांश जो होता है ना वो सब शामिल है, ठीक है। रॉयल्टी ब्याज शामिल है, लाभ में निगम कर, लाभांश, ये सब शामिल होता है। अब स्वनियोजित की मिश्रित आय अगर बात करें तो यह कृषि उद्यमों, ठीक है, और एकमात्र स्वामित्व और अन्य व्यवसाय, जैसे क्या है, जैसे चिकित्सा कानूनी क्या है, चिकित्सा कानूनी व्यवसाय से होने वाली आय को संदर्भित करता है। इस व्यवसाय में उद्यमी, वित्त पोषक, श्रमिक जो होते हैं, ठीक है, उन और भूस्वामियों की देखिए यहाँ लिखा गया है, इसको थोड़ा मिटा दे तो आप भी देख पाइएगा, क्लियर कर दें। देखिए वित्त पोषक, श्रमिकों और भूस्वामियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। अब आपको सीधा यहाँ पे फार्मूला देखना है, ये था थोड़ा सा टाइम पास, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हम पर्सनली बता रहे हैं। अब एनडीपी सीधा फैक्टर कॉस्ट क्या देखिए, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, प्रचलन अधिशेष और स्वरोजगार का मिश्रण, इसको जोड़ दीजिएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसको स्वरोजगार की मिश्रित आय, इसको जोड़ दीजिएगा, तीनों एनडीपी निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। अब तो बात करना ही नहीं, फैक्टर कॉस्ट आपको तो याद हो गया होगा। अब देखिए आय विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या शामिल होता है, क्या नहीं शामिल होता है। उसमें देखे थे कि क्या शामिल होता है क्या नहीं, इसमें भी देख लेते हैं क्या शामिल होता है। तो पुरानी वस्तु की जो बिक्री है
और दलाल जो बीच में आते हैं उसको शामिल किया जाता है। किसमें? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आय विधि पे, इनकम विधि पे पढ़ रहे हैं आधारित, ठीक है। उत्पाद विधि पे आधारित नहीं शामिल हो रहा था, लेकिन इसमें पुरानी वस्तु शामिल हो रहा है। स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य ये भी शामिल होगा। क्या शामिल नहीं होगा? तो अप्रत्याशित लाभ जैसे कि लॉटरी से इनकम नहीं शामिल होगा, मृत्यु डेथ टैक्स मृत्यु शुल्क नहीं होगा, अंतरण प्राप्तियां ये नहीं होगा। देखिए ये सबको नहीं जानना है इतना डिटेल में कि अब अंतरण प्राप्तियां क्या होता है, आपको सीधा याद रखना है, वैसे सब एग्जाम में पूछेगा नहीं। प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री से आए, शेयर, बॉन्ड और ऋण पत्र। बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, बॉन्ड जैसे कि आरबीआई भी जारी करता है, आरबीआई ही जारी करता है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फाइनेंशियल एक चैप्टर आएगा फाइनेंस सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे। बिक्री से आए, व्यय विधि की अगर बात करें तो इस कुल परिव्यय विधि भी जिसे व्यय विधि, अब आय विधि हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है व्यय विधि। तो इसे देखिए परिव्यय विधि भी कहा जाता है। अब ये क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी विशेष वर्ष में ना किए गए राष्ट्रीय व्यय, जैसे इसमें इसका गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए क्या किया जाता है, कोई विशेष वर्ष को पकड़ा जाता है, मतलब कोई विशेष वर्ष में, और कुल राष्ट्रीय व्यय मतलब कितना नेशनल इनकम जो था कितना खर्च हुआ है उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब अगला पेज पे चलते हैं। ये देखिए आ गए हम लोग अगले पेज पे। देखिए थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, आप चाहें तो इसको तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए इसमें पहले जीडीपी, अब देखिए हम लोग सब समझ चुके हैं जो समझना था, अब एक ही बात को 10 बार घुमाया जाएगा, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें बचा हुआ। अब इसमें पहले जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकाला जाता था, ठीक है। इसमें कहना चाह रहा है कि पहले जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकाला जाता था, लेकिन अब क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या था, तो व्यक्तिगत उपभोग व्यय, ठीक है, उसमें निवेश जोड़ दीजिए, सरकारी खर्च जोड़ दीजिए, निर्यात जोड़ दीजिए, और आयात जो किया गया वो घटा दीजिए, तो निकल जाएगा आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पे। अब देखिए व्यय विधि जो है इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, तो क्या परिवारों का व्यक्तिगत उपभोग व्यय, ये सब पढ़ने वाला, इसलिए हम थोड़ा तेज में चल रहे हैं। जो समझाने वाला था आप हर चीज समझ चुके हैं, अब कुछ ऐसा है ही नहीं सब जो आप नहीं समझिएगा। अब देखिए सकल निजी घरेलू निवेश अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर व्यापार व्यय, शुद्ध विदेशी निवेश, वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद। अब क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी, यही सब। अर्ध निर्मित वस्तुओं पर होने वाला खर्च, प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद पर खर्च, शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड, ये सब पर, ये सब को भी नहीं शामिल किया जाएगा, और अध्यारोपित खर्च जो है उसको भी नहीं किया जाएगा ऐड इसमें। आगे पढ़ते हैं। देखिए बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, जीडीपी यहाँ जो बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी, सीधा आपको ये याद रखना है जीडीपी मार्केट प्राइस, ये सब इतना लंबा नहीं याद रखना है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है जीडीपी मार्केट प्राइस, तथा बाजार मूल्य पर जीएनपी। अब देखिए यहाँ दिखाया गया कि जीडीपी और जीएनपी दोनों मार्केट प्राइस पे क्या क्या अंतर है। जैसे एक जीडीपी क्या हो गया था, सकल घरेलू, आप देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद, और होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जाहिर सी बात है घरेलू जिसमें आ रहा है, ये याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा तो एग्जाम में याद आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर दिखाया गया, पढ़ चुके हैं पर एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा चाहे तो, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके। देख रहे हैं जीएनपी जो है यहाँ पे, ये देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, जीएनपी मार्केट प्राइस है, इससे क्या किया है, जीडीपी मार्केट प्राइस को घटा दिया है, तो क्या निकल गया, निवल विदेशी आय, यानी कि नेट विदेशी इनकम जो है वो निकालना है आपको, तो जीएनपी का मार्केट प्राइस है उसको उससे घटा दीजिए जीडीपी मार्केट प्राइस को, तो आपका निकल जाएगा नेट विदेशी इनकम, ठीक है, या नेट निवल विदेशी आय। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्योंकि ये आपका समझा हुआ है जीडीपी मार्केट प्राइस पे जीएनपी, पीछे देखिए आप समझ में आ जाएगा सब, इसमें दोहराया गया है। नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए फिर यही दोहराया गया है, जब हम सकल मूल्य में से चाहे वो बाजार मूल्य कोई भी हो उससे ह्रास को घटा देते हैं, समझ चुके हैं आप। अब देखिए क्या बताएं, तो अब आपको तेजी से 10 मिनट भी नहीं लगेगा पेज पढ़ने में, आपको बस जो था पीछे ही था, सारा चीज इंपॉर्टेंट आप समझ चुके हैं। देखिए जीडीपी फैक्टर प्राइस देख रहे हैं, सब में जीजी आ रहा है, जीडीपी यानी कि सकल, उससे ह्रास हटा दीजिएगा तो एनडीपी, फिर यहाँ जीडीपी मार्केट प्राइस से ह्रास निकाल दीजिए तो एनडीपी, समझ रहे हैं, मतलब जी जहां लगा हुआ उससे ह्रास जैसे ही माइनस करिएगा आगे एन आ जाएगा, यही आप याद रखिए। अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है, अब फिर यहाँ पे दर्शाया जाएगा शुद्ध घरेलू आय है, नेट है तो उससे क्या निकाल दिया गया होगा, जैसे कि निवल है आगे, निवल या शुद्ध,
तो ह्रास को घटा दिया गया होगा, यानी कि मूल्य कटौती को घटा दिया गया होगा या ह्रास घटा दिया गया होगा, तो नेट निकल जाएगा। ये पक्का यही बताएगा, यहाँ पे देखिए घुमा घुमा के बताएगा। देख रहे हैं, 1 वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या ह्रास को घटा दीजिए, तो कह रहा है कि प्राप्त जो आय होगा वही होगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। जाहिर सी बात है, देखिए जहां भी नेट अगर लगाओ उससे समझिए ह्रास घटा दिया गया है। यहाँ लिखा भी गया है, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। ये याद रखने वाला बात है, आप याद रखिएगा। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखिए फिर यहाँ एनडीपी का दिया गया है, वही बार बार घुमा के। एनडीपी कैसे निकलेगा, तो जीडीपी है, मतलब एन है और यहाँ जी है, तो जीडीपी लगा हुआ, तो इससे ह्रास निकाल दिया गया है। ठीक है, अब बस आपको एकदम स्पीड में पढ़ना है। अतः किसी भी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। जाहिर सी बात है, जीडीपी ज्यादा होगा और एनडीपी कम होगा, मतलब जी जिसमें लगा होगा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसमें ह्रास जो मूल कटौती है वो जोड़ा हुआ है, कटौती हटा दीजिएगा तो एनडीपी निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जीडीपी हमेशा ज्यादा होगा एनडीपी से, वही बताया गया है। ठीक है, अब एनडीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए, मतलब कितना मूल्य कटौती है नहीं है उसको समझने के लिए, इसीलिए नेट जो शब्द है निबल उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात करें अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पे तेज में पढ़ते हुए निकल रहे, क्यों? क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट था ना सारा चीज A to Z पढ़ चुके हैं आप। अब बस एक ही बात को 10 बार घुमाया जाएगा, क्योंकि आपको इसीलिए टाइम भी वीडियो बहुत लंबा हो, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में बताएं। अब देखते हैं ये नोट में, एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्था अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दर तय करती है। ये जो बोल रहा है ना कि जीडीपी का ही मतलब इस्तेमाल दुनिया का अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, एनडीपी का नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का अपना अपना अलग हिसाब से मूल्य कटौती करता है। ठीक है, इसलिए यही कहना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए फिर यही घुमाया गया है कि शुद्ध निकालना है तो क्या कर दीजिए, जीएनपी से ह्रास घटा दीजिए, वही कह रहा है। फिर यहाँ एनएनपी है, जीडीपी है, एनएनपी है, तो पहले जीडीपी। ठीक है, जीडीपी तो जाहिर सी बात है जुटेगा ही। उसमें क्या कर रहा है, विदेशियों से होने वाली आय, ये बता चुके हैं। विदेशियों मतलब क्या, जो गैर निवासी है, ठीक है, उससे जो प्राप्त हो रहा है वो तो जुटेगा ही, पर मूल्य कटौती हटा दीजिएगा, ह्रास घटाइएगा, सीधा एनएनपी निकलेगा। ये सब यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ एनएनपी के विभिन्न उपयोग, क्या क्या उपयोग है आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तेज में एक बार देख लेते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय है या किसी देश की आय को आकलित करने का अच्छा तरीका है। एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय आपको बता चुके, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है। कर छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध दिखाया गया है, यहाँ संबंध दिखाया गया कि अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है। सूत्र सीधा देखिए, साधन लागत में फैक्टर कॉस्ट पे अगर नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही दिया गया है, मार्केट प्राइस से टैक्स घटा दीजिए। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, सीधा बोलिए ना कि फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप क्या करिएगा, तो क्या करिएगा, माइनस कर दीजिए टैक्स और जोड़ दीजिए सब्सिडी। वही दिया गया है, अप्रत्यक्ष कर को घटाया है, अनुदान को जोड़ा है। ठीक है, अब आप कहीं क्वेश्चन देखिए, आपको दिक्कत होने ही वाला नहीं। आप चाहे तो खुद से भी कोई किताब उठा के पढ़ लीजिए नेशनल इनकम। अब देखिए राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन है। यहाँ कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन है। अब ये डेटा बताएगा क्यों संशोधन है, क्योंकि देखिए फिर वही कहना चाह रहा है कि 2015 से पहले 2000, देखिए यहाँ कहना चाह रहा है 2015 की जारी जो विज्ञापित के अनुसार सीएसओ, क्योंकि 2015 में सीएसओ था, उसने क्या किया था, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-5 आपको देखिए बताए थे ना बेस ईयर, तो देखिए 2015 के बेस ईयर था 2004-5, फिर हो गया 2011-12। आपको जब अस्थिर कीमत बता रहे थे, अस्थिर कीमत, तो आपको क्या बता रहे थे कि बेस ईयर माना जाता है। तो अब इंडिया का बेस ईयर आपको बताए थे ना कि अभी 2011-12 है। 2015 के पहले क्या था, 2005-4-5 था, वही बताना चाह रहा है। बताएं तो आपको सारा डिटेल बता चुके हैं, वही घुमा के बताएगा आगे। दूसरा देखें, इसमें राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला के एक अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में है। ये पता, ये देखिए पूरा जो है ना ये वाला, इसमें आपको बताया कि नया तरीका क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट के बजाय मार्केट प्राइस पे निकाला जा रहा है 2015 के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या है, सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना जो है
के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन, जीबीए के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल्य कीमत बेसिक प्राइस का प्रयोग किया जाएगा। अब जीबीए जो निकाला जा रहा था वो फैक्टर प्राइस पे निकाला जा रहा था, पर अब बेसिक ईयर पे निकाला जाएगा। और बेसिक ईयर कैसे निकलता है, तो फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा उत्पादन कर और घटा दीजिएगा उत्पादन कर जोड़िएगा और उत्पादन सब्सिडी घटाइएगा, उत्पादन घटाइएगा, उत्पाद नहीं, ठीक है। देखिए यहां पे कुछ लिखा गया है, मूल्य कीमत बेसिक प्राइस, क्रेता से प्राप्त कीमत, क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद कर, क्रेता से प्राप्त कीमत और उत्पाद पर कर को घटाइए और अनुदान जोड़िए। उत्पाद यहां लिखा गया है पर उत्पादन पर कर होगा, ठीक है। पीछे जबकि ये उत्पादन लिखा था, यहाँ ये क्या लिख दिया है, आप याद रखिएगा, जो बताएं वही होता है बेसिक ईयर निकालने का तरीका, कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स यानी कि उत्पादन कर और घटाइएगा उत्पादन सब्सिडी, उत्पाद नहीं होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग आगे। एक मिनट भाई, चलिए देखते हैं आगे क्या है। साधन लागत पर जीबीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है, समझ ही गए, सिंपल भाषा में लिखा गया है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है एवं उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। यहां बता रहा है ना कि बाजार मूल्य पर जीडीपी जो है वो उत्पाद या उत्पादन करों को शामिल करता है, जाहिर सी बात है कर तो शामिल करेगा क्योंकि बाजार मूल्य पे है, लेकिन अनुदान को नहीं सम्मिलित करता, और यहां पे भी अनुदान को नहीं छोड़ता या उत्पादन को नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जीबीए साधन लागत पर, ये जीडीपी है, दोनों में अंतर है, थोड़ा बता चुके हैं। सम्मिलित नहीं करता है। आगे पढ़ते हैं इसको, आप नहीं तो एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो गया होगा तो। देखिए साधन लागत पर जीबीए कैसे निकालेगा, किसी टैक्स को तो सम्मिलित नहीं करेगा क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे निकल रहा है, ठीक है, तो टैक्स नहीं होगा, लेकिन सब्सिडी जुटेगा। देख रहे, सब्सिडी को नहीं छोड़ता यानी कि सब्सिडी को जोड़ता है, ये बार बार बहुत घुमा फिरा के लिखता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी में क्या है कि उत्पाद या उत्पादन कर को तो सम्मिलित कर लेगा लेकिन अनुदान नहीं, जिसमें देखिए आपको याद है, इसमें टैक्स जुट रहा है उसमें सब्सिडी नहीं जुटेगा, जिसमें सब्सिडी जुटेगा उसमें टैक्स नहीं जुटेगा, ठीक है। यहां लिखते हैं जीबीए पर साधन लागत पर जीबीए मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य के बीच अंतर क्या है। अब देखिए यदि सी क्या है, दर्शाया गया है कि शॉर्ट में दिया गया, क्योंकि यहाँ सी अगर कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति है, ओएस परिचालन अधिशेष है, एमआई मिश्रित आय है, सीएफसी मिश्रित पूंजी का उपभोग है, तो कैसे बनेगा फार्मूला, देखिए कैसे बनेगा। जीबीए मूल्य पर, यानी कि जीबीए अगर बेसिक प्राइस पे निकालना है तो क्या करिएगा, सी यहाँ शॉर्ट में देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहे हैं, यहाँ पूरा लिखा गया है डिटेल। सी को जोड़, सी में क्या जोड़ दिया जाएगा, ओएस और या एमआई यानी कि मिश्रित आय या परिचालन अधिशेष, उसको जोड़ दीजिए, फिर सीएफसी को भी जोड़ दीजिए, और उसमें सीएफसी में क्या घटाया गया है, तो उत्पादन कर जोड़ा गया, लेकिन उत्पादन अनुदान को घटाया गया है। क्यों? क्योंकि बेसिक मूल्य पर है, बेसिक मूल्य पे जुट रहा था, आपको बताएं उत्पादन, देख रहे हैं दोनों में उत्पादन लिखा गया है। फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये हो सके आपको कंफ्यूज हो जाए। इसमें उत्पादन, अगर बेसिक प्राइस का बात करें ना तो उत्पाद नहीं, उत्पादन कर को जोड़िएगा और घटाइएगा क्या, उत्पादन, यहाँ लिख देते हैं उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन सब्सिडी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया उत्पादन सब्सिडी घटाइएगा, यही लिखा गया है कि उत्पादन कर तो जोड़ा लेकिन उत्पादन अनुदान घटा दिया है। अब साधन लागत पे करेगा तो सब्सिडी जोड़ देगा, देखिए यहाँ लिख रहा है जीबीए मूल्य पर, मूल्य मतलब बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस जब लिख दिया तो आपको अनुदान तो घटाना ही पड़ेगा, अनुदान घटाने के बाद जीडीपी बाजार मूल्य पर बात करें तो मूल्य जीबीए जो बेसिक प्राइस है उसमें क्या करिएगा, उत्पाद कर। अब देखिए उत्पाद आ रहा है, देख रहे हैं, बाजार मूल्य अगर मार्केट प्राइस निकालना है, इसको आपको हम क्लास अंतिम होने के बाद बता देंगे, ठीक है। जीबीए पे मूल्य पर थोड़ा लिख देंगे। वैसे आपको अगर शॉर्ट चाहिए नोट्स तो आप करिए, ये पूरा बनाया हुआ है फार्मूला टाइप। यहाँ देखिए उत्पाद में हो सके आपको आए कंफ्यूजन बार बार,
पर जहां बाजार मूल्य पे आएगा तो उसमें उत्पाद रहेगा लिखा, और जीबीए अगर साधन लागत, ये सॉरी मूल्य पर निकालना है तो उत्पादन, उत्पादन और उत्पाद में समझिए बात को। अब आते हैं, ये फार्मूला तो सिंपल था, जो बता चुके हैं वही है। 1 मिनट। अब बात करते हैं हम लोग इस विज्ञापित में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाएगा। बता चुके हैं आपको कि जीडीपी मार्केट प्राइस अब ऐसे निकाला जाएगा। जीडीपी निकाला जाएगा ना तो पहले फैक्टर कॉस्ट पे था, पर अब ऐसे रहेगा मार्केट प्राइस पे। अब देखिए नोट में क्या दिखा है, मूल्य कीमत पर जीबीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहां 1993 से ही प्रयोग में है। ठीक है, सीएसओ ने कहां से ये आइडिया लिया है, तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से, और वहां से तो 1993 से ही लागू है वहां पे। ठीक है, यही कहना चाह रहा था। अब हम लोग ये लास्ट इसका बचा हुआ है टॉपिक, ये लास्ट पेज ही बचा होगा, देख ही लेते हैं। हाँ देखिए ये चौथा आ गया ना, आर्थिक नियोजन, तो आज लास्ट यही है और थोड़ा देर का बस क्लास है। देखिए डिटेल में पढ़ें, कोई लूसेंट को यूट्यूब पे मतलब कि 4-5 घंटा में पूरा बुक खत्म कर देता है, तो भाई वैसे खत्म तो हो जाएगा, तो आप 5 बार या 10 बार खत्म कर लीजिए। वो पढ़ पढ़ के खत्म कर रहा है लाइन बाय लाइन, वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर समझना है कि आपको कोई स्टेट लेवल तक कोई बीपीएससी कुछ भी दे लीजिए कि आपको कहीं समस्या नहीं आए, तो आपको एक बार समझ के पढ़ना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। अब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे किया जाता है, तो इसको पढ़ना है बस, क्योंकि आप समझ चुके हैं, बस पढ़ा, अब बस आप भी समझ सकते हैं आसान से। अब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया। देखिए जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो हम लोग पढ़े थे ना, उत्पादन व्यय, सॉरी मतलब उत्पादन पर आधारित, आय पर आधारित और व्यय विधि, 3 विधि था ना, तो तीनों का मिक्सचर मिश्रित रूप से प्रयोग किया जा करके निकाला जाता है राष्ट्रीय आय का अनुमान। ठीक है, दूसरा लाइन, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन क्षेत्र? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। परिवहन, संचार और व्यापार क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र ही तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, और वित्तीय एवं वास्तविक संपदा, सामुदायिक और निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। आपको याद रखना है कि ये सबको ऐड करके राष्ट्रीय इनकम निकाला जाता है। ये जो विदेशी क्षेत्र लिखा है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा, विदेशी क्षेत्र या वैदेशिक क्षेत्र बोल लीजिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको समझिए कि निर्यात कितना इंडिया का है, जिसे बोलते हैं इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कितना आयात कर रहा है, निर्यात कितना कर रहा है, इंडिया को कितना घाटा लग रहा है चाइना से। पिछले वर्ष देखते हैं, लिखा आता है न्यूज में आता है कि पिछले वर्ष अमेरिका का चाइना से इतना घाटा हुआ है, इंडिया का चाइना से इतना घाटा हुआ। कितना भी जो घाटा लाभ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किस देश का कितना, ये वैदेशिक क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही बता रहा है कि इस सबको ध्यान में रख के, 6 क्षेत्र को ध्यान में रख के राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। ठीक है, सिर्फ जीडीपी यहां से सिर्फ नहीं निकाला जाता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा। देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, उसमें उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, ये याद रखना आपको, 20%। अगर नेशनल इनकम में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बात करें तो 20%। अब विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब यहां लिखा गया है एनएनआई, ये क्या है? नेट नेशनल इनकम, निबल राष्ट्रीय आय। ठीक है, निबल राष्ट्रीय आय माने कि इसमें ह्रास घटा दिया गया, इसीलिए निबल है। किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निबल क्षतिपूर्ति तथा सीएफसी क्या है पीछे देख लीजिएगा, लिखा गया डिटेल में। सीएफसी कर्मचारियों की निबल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व के प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है और इसका योग है एनएनआई। ठीक है, सब लिखा गया है, बस सब समझ चुके हैं आप लोग। अब सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? इसमें अगर ह्रास को घटा देंगे तो जाहिर सी बात है एनएनआई ज्ञात हो जाएगा, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ ही चुके हैं, ह्रास जहां से निकाल दीजिएगा तो एन आ जाएगा, नेट आ जाएगा, निकल जाएगा आपका। आगे देखते हैं, आगे बात करें हम लोग राष्ट्रीय आय की विभिन्न अनुमान का। तो देखिए अग्रिम अनुमान का अगर बात करें, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान होता है ना, तो उसमें मतलब समय समय पे आता है कौन सा अग्रिम अनुमान है, कौन अंतिम अनुमान है। ठीक है, या वही देखना है आपको। देखिए अग्रिम अनुमान कब निकलता है, तो वित्त वर्ष पूरा होने से
लगभग 2 महीना पहले। अब वित्त वर्ष कब पूरा होता है, कब होता है आप ही बताइए? मार्च में होता है ना, तो 2 महीना पहले जनवरी। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है आप लोग देख चुके हैं। तो मतलब कि अग्रिम अनुमान कब आता है, तो जनवरी महीना में। अंतिम अनुमान कब आता है, तो एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 2 महीना बाद, मानिए कि मार्च को 2 महीना जोड़ दीजिए तो अप्रैल मई, देखिए यहाँ 31 मई है, ठीक है। अब देखिए अंतिम अनुमान को पहले संशोधित अनुमान कहा जाता था, याद रखना है। अब पहला 3 संशोधित अनुमान होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये आपको देख लेना है कब कौन सा आता है। पहला संशोधित अनुमान का बात करें तो एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष को पूरा होने के 10 महीना बाद जारी किया जाता है, ठीक है, यानी कि 31 जनवरी को। दूसरा बात करें, दूसरा संशोधित अनुमान, तो ये पहला 10 महीना बाद था, दूसरा होगा 1 वर्ष 10 महीना बाद। तीसरा संशोधित अनुमान का बात करें तो 2 वर्ष 10 महीना बाद, ठीक है। अब बात करें हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब 2022-23 पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य, ये देखिए 2022-23 पर आधारित है कि मौजूद कीमत पर जीडीपी या स्थिर कीमत पर जीडीपी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं देखना क्योंकि ये करेंट अफेयर है, ये करेंट जब आप एग्जाम दीजिएगा तब आपको देख के जाना है, अभी बिल्कुल नहीं देखना है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखिए लिखा गया है, अगर आगे की ओर बात करिए, 1 मिनट रुक जाइए। आगे देखिए क्या है, ये पॉइंट देखिए, 1 मिनट, ये पॉइंट देखिए, किसी विशेष वित्तीय वर्ष का तीसरा संशोधित अनुमान जारी होने के बाद आंकड़े क्या है, कमोबेश स्थिर हो जाते हैं, लेकिन राज्यों से तुलनात्मक अनुमानों के संबंध में उनके साथ चर्चा के बाद हमेशा कुछ अतिरिक्त सूचनाएं प्रवाहित होती है, जिन्हें बाद में संशोधन के समय वार्षिक अनुमानों में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये तो पढ़ना है बस, मतलब इसमें कुछ समझने वाला बात तो नहीं, सरल भाषा में लिखा गया है। अब देखिए उदाहरण क्या है, एनएसओ के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, मतलब कुछ है ना जो बाद में संशोधित किया जाता है, वही ये कहना चाह रहा है। अब देखिए उदाहरण, एनएसओ के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 2022-23 का पहला यही से आप समझ रहे हैं, यही से एडवांस एस्टिमेट जो अग्रिम अनुमान था ना, ये शॉर्ट में यहां लिखा गया है, पहला यही मतलब क्या हो गया, अग्रिम अनुमान, ठीक है, अग्रिम अनुमान, या शॉर्ट में लिखेगा बार बार। अब देखिए बात करें एनएसओ के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 2022-23 पहला 1 जनवरी कब जारी किया गया था, पहला अग्रिम अनुमान 2022-23 का बता रहा है। वैसे आपको ये नहीं देखना है, आप चाहे तो देख लीजिए, पर ये करेंट अफेयर है, ये आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, ये हम लिख भी दिए हैं करेंट अफेयर। यहाँ पे देखिए मेरा खुद का भी नोट्स में लिखा हुआ है करेंट अफेयर, क्योंकि अब तो 2021-22 का तो भाई पूछेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, विविध में कुछ बात है जो आपको जानना चाहिए, जैसे उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है। अब उत्पादन लागत क्या है, निवल बार बार हम नहीं कहेंगे, अब सीधा पढ़ते जाइए। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का देश की कुल जनसंख्या से भाग बता चुके हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर अस्थिर, जो अस्थिर अभी बात कर रहा है कि वर्तमान मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उसकी वृद्धि दर अस्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। क्यों है, क्योंकि अस्थिर और वर्तमान आप जान चुके हैं कि एक अस्थिर दर होता है, ठीक है, और एक होता है चालू कीमत पर। तो क्यों होता है वो आप समझ चुके हैं। विकास का सही क्रम क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय पहले, फिर PQLI, फिर HDI। अब देखिए अगर बात करें PQLI क्या होता है, HDI क्या होता है, तो ये आगे पढ़ेंगे, ये सूचकांक है। HDI हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, PQLI भी पढ़ चुके हैं। HDI जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब इंडेक्स के बारे में दिया गया, पीछे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर में। अब पढ़ते हैं हम लोग, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हास्यमान क्रम है, क्या है, सेवा, उद्योग, कृषि, ठीक है। मूल्यह्रास का बात करें तो कैसे निकालेंगे, निवल मूल्यह्रास कैसे निकालेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP और उससे GNP,
ठीक है, घटा देंगे। अब जीएनपी कैसे, एन क्यों निकला है, क्या ह्रास, सब जान चुके आप। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखकर अपेक्षित होता है। यहाँ बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का जो अनुमान कैसे निकाला जाता है, तो आयात निर्यात है, निर्यात को जोड़ा जाता है, मतलब जितना निर्यात भारत के द्वारा किया गया है बाहर, ठीक है, एक्सपोर्ट किया गया उसको जोड़िएगा, और जो बाहर से आया यहाँ पे उसको घटाया जाएगा, वही कहना चाह रहा है। अब पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का सबसे अधिक है, तो गोवा का, ठीक है, गोवा का। अब ड्रेन का सिद्धांत कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यहाँ कहना चाह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट आई है पिछले 10 वर्षों में, ठीक है। उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश का राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। क्या कहना चाह रहा है, फिर आप देखिए, ध्यान से पढ़िए। उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा है ना, उसका मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश के राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ठीक है। अब मौद्रिक मूल्य को हम लोग बोलते हैं, आपको बताते हैं, मौद्रिक मूल्य ही होता है चालू कीमत पर। वहां हम लोग बात किए थे। अब क्या है मौद्रिक मूल्य, चालू कीमत, सब जान चुके हैं। तो हम लोग का खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।